हाँ जी दोस्तों, तो अपना जो ऑडिट का बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच, स्ट्रिक्टली एज पर न्यू सिलेबस जो आईसीए की न्यू स्टडी मटेरियल है, स्ट्रिक्टली उसके हिसाब से अपनी जो बुक बनाई हुई है उसी से चलेगा। बिल्कुल आज अपन के पहुंच गए चैप्टर नंबर 14.2, दैट इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। ऑडिट ऑफ बैंक पहले था 14.1 पे दे रखा था, और अपन ने ऑडिट ऑफ एनबीएफसी मतलब दो अलग अलग बांट दिया। आईसीए मॉड्यूल में एक ही दे रखा है ऑडिट ऑफ बैंक एनबीएफसी, अपन ने दो को अलग अलग पार्ट में रख दिया अपन ने, ठीक है। 14.2 कर दिया, उसको 14.1 कर रखा था। ओके, तो ये बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, आपको कोई भी पेड क्लास खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको जो भी आपको रेफर करना है, ये वाली बुक भी अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। बिल्कुल कलरफुल सी सुंदर सी बुक है, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच की मेन खासियत क्या है, जो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है। अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में अंडरस्टैंडिंग नहीं छोड़ सकते अपन। रीजन बीइंग, क्योंकि आईसीआई आजकल ना बहुत ज्यादा खेल रहा है कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज से, तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपन को। पर मेन चीज अंडरस्टैंडिंग के बाद भी लोगों को मार्क्स नहीं आते, तो उसके लिए अपन को रट्टाफिकेशन भी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट अपन को लिखने पड़ेंगे आईसीआई के एग्जाम में। एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन चाहिए ही चाहिए होगा, तो रट्टाफिकेशन की जिम्मेदारी भी मैंने मेरे पे ले रखी है। आपको बस चुपचाप से इसको देखते जाना है बैच को। तो रट्टाफिकेशन, मेमोरी टेक्निक वगैरह जैसे भी होगी वो याद मैं ही कराने वाला हूँ, आप बस इसको वीडियो को मतलब जो बैच चल रहा है उससे देखते रहना, ठीक है। तो अब ये अपनी बुक है कलरफुल सी, अब अपन शुरू करते हैं इस बुक से ही, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, सबसे पहले तो कुछ एब्रीविएशन जो अपन यूज लेंगे वो इसके अंदर देख लो। एसआई सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, एनएसआई नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। एसआई का एनएसआई कर दिया। डी से डिपॉजिट टेकिंग हुआ, जो डिपॉजिट ले सकती है एनबीएफसी। एनडी से नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एनडी नॉन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट नहीं ले सकती है। एमएलयूएल मिडिल लेयर अपर लेयर, बीएल बेस लेयर। बेसिक से एब्रीविएशन से कुछ एक में ऊपर डाल दिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये देखो ये बुक पता है कितने की पेजेस की है ये बुक? ओनली इसके बाकी फीचर्स की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। बाकी ओनली बुक मैं 500 से 530 पेजेस की मान लो अप्रोक्स। 530 पेजेस के अंदर क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों कवर है, बिल्कुल दोनों, पूरे चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में, चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट के अंदर पूरे के पूरे कलरफुल कवर है। हाँ भाई 530 पेजेस में क्यों रिड्यूस कैसे हो गया सर पेजेस? कुछ छोड़ा है? बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ आईसीआई की लैंग्वेज और आईसीआई के हिसाब से है। पर जैसे देखो डीम्ड एनबीएफसी का टॉपिक था, इस टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन भी इधर ही कवर हो गया। तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। दो दो अलग अलग बुक रेफर करने की बुक्स जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। बाकी पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, सब कुछ बोल्ड हाईलाइटेड वगैरह कलरफुल मिलेगी, वो सब आप देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह सब कवर है इसके अंदर, इंक्लूडिंग ट्रिक्स की, इसको याद कैसे करना है, ट्रिक्स भी आपको इसमें मिल जाएगी बुक के अंदर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एनबीएफसी होता क्या है? एनबीएफसी कुछ नहीं, पहले अपना बैंक पढ़ा था ना अपन ने, तो अपने पहले बैंक पढ़ा था। तो उस बैंक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई बैंक जो होता है ना, वो बैंक पैसा ले दे सकता है, लोन दे सकता है, करंट अकाउंट खुला सकता है, डिपॉजिट अकाउंट खुला सकता है। तो बस उसके अंदर जो होता है ना, बैंक के बहुत छोटे से फीचर, बैंक के बहुत छोटे से फीचर एनबीएफसी होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंकिंग नहीं होता पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। उसका मेन क्या होता है, बैंक ले भी सकता है दे भी सकता है, मतलब डिपॉजिट भी ले सकता है लोन भी दे सकता है। पर जो एनबीएफसी है ना, वो केवल दे सकती है, ले नहीं सकती। केवल दे सकती है, ले नहीं सकती है। केवल दे सकती है मतलब केवल लोन दे सकती है, डिपॉजिट नहीं ले सकती, डिपॉजिट नहीं ले सकती। पर कुछ तरह की एनबीएफसी होती है जो डिपॉजिट ले सकती है, कुछ तरह की एनबीएफसी डिपॉजिट ले सकती है, उसको कहते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो उसमें भी जो डिपॉजिट है ना, केवल वो टर्म डिपॉजिट ही ले सकती है। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी हो गया, आरडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए हो सकता है। डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट की, मतलब उसके अंदर कभी भी बंदा पैसा निकाल सकता है, कभी भी डाल सकता है, वो वाली डिपॉजिट नहीं ले सकती। मतलब करंट बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। केवल अगर डिपॉजिट भी लेना है तो ओनली टर्म डिपॉजिट ही ले सकती है, बाकी तो जनरल डिपॉजिट ले नहीं सकती। केवल दे सकता है पैसा, लोन दे सकता है, ले नहीं सकता है। तो एनबीएफसी की डेफिनेशन कैसे याद करनी है सर? एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग और ये फाइनेंशियल, इससे दो वर्ड से यहाँ पे तुम्हारी डेफिनेशन मिल गई। नॉन एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल, इससे तुम्हारे दो पॉइंट बन गए। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, ये एफ सी यहाँ पे आ गया, एफ सी, एफ एनबीएफसी का एफसी यहाँ पे आ गया ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है। या फिर एनबी,
मतलब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट लेना, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट लेना कोई स्पेसिफाइड मैनर के अंदर, स्पेसिफाइड मैनर के अंदर। देख तो नॉन बैंकिंग का जो डिपॉजिट लेने वाला, और एफसी का मतलब अपने यहाँ पे पढ़ लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी पढ़ लिया, और या फिर कोई भी ऐसा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मतलब अप्रूवल ले रखा है कि इसको एनबीएफसी कहलाएगा, ये एनबीएफसी कहलाएगा, तो वो वाला एनबीएफसी कहला जाएगा। डीम्ड एनबीएफसी क्या होता है, जो एनबीएफसी जनरली में कोई कंपनी, मतलब एनबीएफसी का कोई बंदा क्या होता है, एनबीएफसी एक तो जो रजिस्टर होता है मेमोरेंडम वगैरह के अंदर लिख के रखता है कि हम एनबीएफसी का धंधा ही करेंगे, मतलब हम एनबीएफसी मेमोरेंडम, उनका ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है एनबीएफसी। पर कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हो गई, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हो गई जो एनबीएफसी ना होके, अज्यूम कर लो एक कोई भी XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड एनबीएफसी नहीं है, नॉर्मल कंपनी, पर इन्होंने जो लोन वगैरह दे रखा है, मतलब जो फाइनेंशियल असेट ये इतना इनको लोन दे रखा है, इन्होंने किसी को लोन दे रखा है, लोन एडवांस वगैरह, वो इतना लोन दे रखा है, मतलब लोन दे रखा है, मतलब इनके लिए इनकी बुक्स में क्या हो गई फाइनेंशियल असेट, इनकी बुक्स में क्या हो गई फाइनेंशियल असेट। तो इनकी जो फाइनेंशियल असेट है ना वो ग्रेटर देन है टोटल असेट, कंपनी की जो भी टोटल असेट है, कंपनी की जो भी टोटल असेट है, मतलब जो भी लोन दे रखा है या फिर ऐसा कुछ भी फाइनेंशियल असेट है कंपनी की, वो ग्रेटर देन टोटल असेट है, ग्रेटर देन टोटल असेट है। प्लस ये कंडीशन तो पूरी हो गई, प्लस साथ में एक और कंडीशन पूरी होगी, जो फाइनेंशियल असेट्स है, मतलब किसी को लोन दे रखा है तो अपन को इंटरेस्ट भी तो देगा, इनकम वगैरह भी देगा, या फिर फाइनेंशियल असेट अपन को इनकम वगैरह मिलेगी ना, सीधी बात है, किसको लोन दे रखा है तो उससे जो फाइनेंशियल इनकम आ रही है ना, मतलब जो फाइनेंशियल असेट से फाइनेंशियल इनकम आ रही है वो ग्रेटर देन, सॉरी टोटल असेट का 50%, सॉरी 50% यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, टोटल असेट का 50% है ग्रेटर देन, यही सेम फाइनेंशियल इनकम भी टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा है, टोटल इनकम के 50% ज़्यादा है, मतलब असेट भी बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल असेट, और फाइनेंशियल इनकम भी बहुत ज़्यादा है, दोनों 50% से भी ज़्यादा है, टोटल असेट से ज़्यादा है और ये टोटल इनकम से 50% ज़्यादा है। इस टोटल असेट में से बस एक तुम इंटेंजिबल असेट्स माइनस कर देना, माइनस इंटेंजिबल असेट, फिर ये कंडीशन देखना फाइनेंशियल असेट इज ग्रेटर देन टोटल असेट का 50%, बस टोटल असेट से इंटेंजिबल असेट माइनस कर देना। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब असेट भी 50% ज्यादा है और फाइनेंशियल इनकम भी 50% ज्यादा है, तो अपन उसको डीम्ड एनबीएफसी मान लेंगे कि भाई तुम एनबीएफसी हो, तुम चाहे मानो मत मानो, तुम क्योंकि धंधा यही कर रहे हो, तुम तुम्हारे साबुन बेचने का धंधा है, पर तुमने लोन खेल रहे हो, इतना तो तुमने लोन से खेल लिया तुमने, तो इसलिए हम तुमको डीम्ड एनबीएफसी मांगेंगे, तो तुमको ना एनबीएफसी का सर्टिफिकेट, एनबीएफसी का बिजनेस करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो हम आपको है ना आरबीआई की एक, मतलब आरबीआई का एक नॉन बैंकिंग सुपरविजन होता है, हम वहां पे ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा कि भाई एनबीएफसी का धंधा कर रहा है और फिर भी ये सर्टिफिकेट नहीं लिया इसने, तो हम आपको डीम्ड एनबीएफसी मान लेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा एनबीएफसी वाला। ये देखो मोर देन 50% ऑफ असेट और टोटल इनकम, तो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से देंगे, कब लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से फाइनेंशियल असेट ग्रेटर देन 50% है, और फाइनेंशियल इनकम जो भी नहीं है ना, फाइनेंशियल इनकम वो भी ग्रेटर देन 50% ऑफ ग्रोस इनकम है यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल असेट में से इंटेंजिबल असेट माइनस करनी है। अगर ऐसा है तो उसको एनबीएफसी में रजिस्टर होना पड़ेगा आरबीआई के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर एनबीएफसी को, कोई भी एनबीएफसी है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बिना वो बिजनेस नहीं कर सकती है, ठीक है ना, तो सबको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सबको लेना पड़ेगा, सेक्शन 45 आइए लगता है इसके ऊपर सबको। एक तो क्या रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो COR होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, प्लस नेट आउट फंड जो होता है, नेट आउट फंड जो होता है, जो अपन नेट आउट फंड, वो नेट आउट फंड 10 करोड़, नेट आउट फंड आपकी डेफिनेशन अपने वहां पे पड़ी हुई है कारो के अंदर नेट आउट फंड की मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो नेट आउट फंड मतलब वही शेयर कैपिटल वगैरह जो कुछ चीजें ऐड करने के बाद बनता है, तो नेट आउट फंड 10 करोड़ होना चाहिए कम से कम 10 करोड़ उसके पास होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, अगर एनबीएफसी का आपको धंधा करना है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनबीएफसी के पास, प्लस नेट आउट फंड 10 करोड़ उसके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। पर कुछ एनबीएफसी के लिए नेट आउट फंड की 2 करोड़ कर दिया कि कुछ एनबीएफसी के लिए 2 करोड़ नेट आउट फंड ही काफी है, 10 करोड़ की भी जरूरत नहीं, मतलब मिनिमम 2 करोड़ चाहिए कुछ एनबीएफसी के लिए, यहाँ पे मिनिमम 10 करोड़ है, पर कुछ एनबीएफसी के लिए 2 करोड़ चाहिए। कौन? P2B, नीचे पढ़ेंगे अपन, पीयर टू पीयर लेंडिंग, एग्रीगेटर वाली, और जो एनबीएफसी के पास कोई भी पब्लिक फंड या फिर कंज्यूमर इंटरफेस नहीं है, कोई भी ऐसी एनबीएफसी जिसके पास कोई भी पब्लिक फंड या फिर कंज्यूमर इंटरफेस नहीं है, P2B पीयर टू पीयर लेंडिंग, एग्रीगेटर वाली एनबीएफसी, और जिसके पास कोई भी पब्लिक फंड या फिर कस्टमर इंटरफेस नहीं है, मतलब पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं उठा सकता, कोई भी कस्टमर का इंटरफेस नहीं है, केवल कोई होल्डिंग कंपनी वगैरह के लिए शेयर्स वगैरह खरीदने के लिए बना रखी है एनबीएफसी, ऐसा कुछ भी कि मतलब इतनी ऑपरेटिव एनबीएफसी वो नहीं है, जिसके बाद कोई भी ना तो पब्लिक का फंड है ना कंज्यूमर का इंटरफेस है, तो उसके लिए 2 करोड़ तक का नेट ऑन फंड भी चल जाएगा।
इन सबको आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो उस आरबीआई के अंदर। फिर जैसे ही आरबीआई के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आरबीआई कुछ ने कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशन निकाल रखे हैं एनबीएफसी के वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंस नॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंस नॉर्म। प्रूडेंस नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कैपिटल, एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए हर एक बंदे के पास, हर एक एनबीएफसी के पास। इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करना है? एनपीए की इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी होती, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है उसकी इनकम रिकॉग्नाइज। बैंकिंग में पढ़ा था, बैंक वाले चैप्टर में अपने पढ़ा था ना, वही सेम रूल यहाँ पे लगेगा कि अगर एनपी हो गया कोई असेट तो आप उसकी इनकम जब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, रियलाइज ना हो, जब तक रियलाइज नहीं हो जाए, ठीक है। तो अक्रूड बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट है, पैसा दे नहीं रहा है वो आपको, तो नहीं। सेम वाले असेट क्लासिफिकेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड असेट है, नॉन स्टैंडर्ड है, या बैड डेट में जाएगा। ये बैंकिंग चैप्टर अपने 14.1 पर आवा है, उसके रिलेटेड ये सारे आपको समझ में आ जाएगा। उससे प्रोविजन कितना बनाना है, रिस्क एक्सपोजर कितना है, वो सब एनबीएफसी को फॉलो करना पड़ेगा आरबीआई की डायरेक्शन। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ आरबीआई के एक्ट का तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर को ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि इसने आरबीआई की रेगुलेशन नहीं मानी। पर इन एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना आरबीआई के अंदर, क्योंकि ये एनबीएफसी ना दूसरी जगह ऑलरेडी रजिस्टर करा चुकी है। तो डबल रजिस्ट्रेशन नहीं लगे कि बिना के ऊपर बिना फालतू डबल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, इसलिए माथा फोड़ी ना लगे, इसलिए इनको मना कर दिया, ठीक है तुम एग्जेम्प्ट हो, ठीक है तुम एग्जेम्प्ट हो, तुमको आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये नेशनल हाउसिंग बैंक इसको रेगुलेट करता है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो। सेबी के अंदर जिस इसको रजिस्ट्रेशन लेना है, जैसे मर्चेंट बैंकर्स को सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आरबीआई में मत लो। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, तो ये स्टॉक रिलेटेड पॉइंट, तो दो तो स्टॉक रिलेटेड पॉइंट हो गए, तीन हो गए। मर्चेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। वेंचर कैपिटल, ये भी आरबीआई के अंदर आता है। निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चीट फंड, सरफेसी एक्ट की जो भी होती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, कोर, अब ये रुको, ये वाला और ये वाला पॉइंट एक साथ पढ़ता हूँ। एक एआईएफ कंपनी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स इशू करती है वो वाली कंपनी। तो ठीक है, इन लोगों को आपको केवल आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे के ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं। हाउसिंग, फाइनेंशियल, मर्चेंट बैंकिंग, हाउसिंग हो गया, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सब ब्रोकिंग, ये तीन चार तो इसके अंदर ही आ गए। मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ब्रोकिंग, ये सेबी के अंदर रजिस्टर है, ये तीनों एक जैसे हो गए एक तरीके से, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सब ब्रोकर। बाकी वेंचर कैपिटल, निधि कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने कंपनी एक्ट पढ़ा तो उसके अंदर अलग से रजिस्टर होना है। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अलग से रजिस्टर होना है। चीट कंपनी के लिए एक अलग से चीट फंड एक्ट होता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को नहीं होना, सरफेसी एक्ट वालों को ऑलरेडी सरफेसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होना है। म्यूचुअल बेनिफिट, मॉर्गेज गारंटी कंपनी और एक एआईएफ, इनको सबको अलग अलग जगह ऑलरेडी रजिस्टर होना है, तो अभी आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। अब भाई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आज नीचे आएगा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, नीचे आएगा, कोई टेंशन मतलब अभी। पर वो वाली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको भी इधर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो छोटी है, चाहे सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट भी हो, पर छोटी है, पर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो छोटी है, मतलब असेट साइज 100 करोड़ की कम है, या फिर असेट प्राइस 100 करोड़ से ज्यादा भी है, पर पब्लिक का पैसा नहीं ले रही, पब्लिक से कैसे पैसा नहीं मंगा रही है, उसने केवल एक स्पेसिफिक जो उसका ओनर है उसी का पैसा ले रखा है, बाकी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर रही है। तो एक तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, तेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं आरबीआई के अंदर। प्लस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट भी है, पर छोटी है, मतलब 100 करोड़ से कम है उसकी असेट साइज, उसके पास जो असेट है ना वो असेट 100 करोड़ से कम है, तो उसको नहीं लेना। या फिर असेट अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा भी है, तो भी अगर आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे, मतलब पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे, तो आरबीआई को कोई लेना देना नहीं, आपकी मर्जी हो, घर के अंदर वो करो, ठीक है, उसके अंदर बोलते हैं उसको। तो आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे, चाहे 100 करोड़ ज्यादा भी हो, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट समझाओ, जो अपने ऊपर पढ़ा नहीं है रजिस्ट्रेशन वाला, ये बता देना, और 2-4 पॉइंट तुम इसके दे देना कि इनको डुअल रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े, इस वजह से एग्जाम्पशन है। 2-4 पॉइंट लिख देना ऐसे। ये क्वेश्चन आ गया 50% डीम्ड एनबीएफसी का। टोटल असेट कंपनी की ये, तो उसमें से इंटेंजिबल असेट माइनस कर दो, 530 माइनस हो, 527, 530 माइनस 3, 527 टोटल असेट है। तो इसकी फाइनेंशियल असेट है, फाइनेंशियल असेट कौन सी होगी? लोन एंड एडवांस प्लस ये लोन एंड एडवांस, दोनों फाइनेंशियल असेट हो गए ना, इसकी दोनों की दोनों फाइनेंशियल असेट होगी। प्लस 344 प्लस 55, 344 प्लस 55, अगर वो ज़्यादा है 527 से 527 की 50% से, प्लस एक तो ये देखना पड़ेगा कि 344 प्लस 59 अगर ज़्यादा है 527 के 50% से, प्लस एक और कंडीशन क्या देखनी है, ये जो 52 करोड़ का इंटरेस्ट डिविडेंड मिला है ना, ये फाइनेंशियल इनकम है, तो 52 करोड़ इज ग्रेटर देन 102.57% का 50%, हाँ भाई है, बिल्कुल है, 52 करोड़ इज ग्रेटर देन 102.57 का 50%। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ये देखो
ये 50 प्लस 400 हो गया, ये 400 इज ग्रेटर देन 50% ऑफ 527 बिल्कुल है। तो वैसी ग्रोस इनकम भी ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी पड़ जाएगा। एनबीएफसी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एनबीएफसी बहुत तरह की होती है ऐसे तो एनबीएफसी जो भी, चाहे एनबीएफसी कंपनीज, एक दे रखा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर हो जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर है, कंपनी रजिस्टर है, उसने हमने ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा रखा है कि मेरा काम ही केवल लोन देना होगा, मेरा काम लोन देना होगा, या फिर केवल मैं शेयर स्टॉक डिबेंचर परचेस करूंगी, केवल उसका काम ही क्या है, केवल शेयर स्टॉक डिबेंचर परचेस करना, लाइक इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइप या ट्रेडिंग वगैरह करना, या किसी के भी बिहाफ पे उस शेयर स्टॉक को हेल्ड करके रखना, बस कहीं बेच वेच नहीं रहे पर हेल्ड करके रखना, उसका शेयर स्टॉक बनाने को, मार्केटेबल सिक्योरिटी वगैरह परचेज करना, लीज, हायर परचेज, इंश्योरेंस कंपनी, चीट फंड, इन सबको मतलब इन सबको कहेंगे एनबीएफसी। ठीक है, इन सबको एनबीएफसी के डेफिनेशन में कवर कर लिया। कंपनी के अंदर रजिस्टर हुए लोन वगैरह बिजनेस वगैरह लेने देने के लिए, शेयर स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर खरीदने परचेस करने के लिए, लीज हायर परचेस वगैरह करने के लिए, चीट फंड करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, तो इन सबको एनबीएफसी कहेंगे। पर जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही गुड्स को सेल परचेस करना हो, इंडस्ट्री वगैरह करना हो, तो नॉर्मल धंधा हो गया ना, वो तो नॉर्मल धंधा हो गया। तो वो ये नॉट इंक्लूड प्रिंसिपल बिजनेस जिसको एग्रीकल्चर कर रहा हो, सेल परचेस ऑफ गुड्स कर रहा हो, इंडस्ट्री एक्टिविटी कर रहा हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा कर रहा हो, तो वो तो अलग चीज हो गई ना यार, वो तो नॉर्मल धंधा है, एनबीएफसी का धंधा नहीं रहा ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो डिपॉजिट के तरीके से दो तरह की कंपनी होती है, एक तो जो डिपॉजिट ले सकती है एनबीएफसी, और एक एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकती। डिपॉजिट ले भी सकती है तो मैंने बताया था केवल टर्म डिपॉजिट ही ले सकती है, वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं खुला सकती, मतलब डिमांड डिपॉजिट मतलब जो कभी भी डिमांड पे निकाल सकता है करंट अकाउंट सेविंग बैंक पे पैसा, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती है। नॉन डिपॉजिट के अंदर भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट के केस के अंदर एक और खुल जाएगी, एक तो क्या हो गया, एक तो डिपॉजिट हो गई, एक क्या हो गया, नॉन डिपॉजिट हो गई। नॉन डिपॉजिट के अंदर एक तो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। तो जनरली तुम अगर देखोगे ना, एक बेसिक पॉइंट अभी लेके चलो इसको दिमाग के अंदर, कि जो भी नीचे के आप एनबीएफसी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है कि किसके एनबीएफसी पे कैसे रूल्स रेगुलेशन लगेंगे, क्या लगेंगे, तो एक तुम मान के चलना, एक तो डिपॉजिट टेकिंग प्लस नॉन डिपॉजिट में जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे ऑन एंड अप्रोक्स सारे के सारे रूल लगभग लगभग सेम लगेंगे, कुछ तो अलग आएंगे वो बात अलग है, पर जहां पे भी इसका नाम होगा वहां पे इसका नाम होगा जनरल रूल ये मान के चलना, बाकी बाकी तो नीचे में पढ़ेंगे। और एक एनडी जो नॉन डिपॉजिट है प्लस इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्लस नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको एक थोड़ा अलग कर रखा है। तो डिपॉजिट टेकिंग है और या फिर नॉन डिपॉजिट में भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों पे लगभग रूम सेल लगेगी, लगभग लगभग। अब एनबीएफसी के कुछ एग्जांपल दे रखे याद करने के लिए, मतलब याद करने के लिए कुछ दे रखा है कि कौन कौन सी तरह की एनबीएफसीज होती है। ऐसे तो बहुत तरह की होती है, जैसे काइंड ऑफ एक्टिविटी, किस तरह का धंधा कर रही है उस हिसाब से उसको बांट दिया, किस तरह का धंधा कर रही है उस हिसाब से भी उन्होंने बांट रखा है यहाँ पे। आई एम फाइनेंसिंग हाउस, इसको ट्रिक कैसे याद करने की, आई एम फाइनेंसिंग हाउस, आई एम फाइनेंसिंग हाउस, आई एम फाइनेंसिंग हाउस, मैं घर को फाइनेंस कर रहा हूं, मतलब आई एम फाइनेंसिंग हाउस। आई से 4 पॉइंट हो गए, एम से और बाकी फाइनेंसिंग हाउस से एक पॉइंट हो गए। आई से 4 पॉइंट हो गए, उस 4 पॉइंट में से 2 इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, 2 इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। आई एम फाइनेंसिंग हाउस, आई में 2 इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी और एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला तो हो गया इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। सेकंड वाला हो गया इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी और एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और 2 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, 2 4 हो गए थे ना, आई एम फाइनेंस हाउस में आई के अंदर 4 थे, 2 तो हो गए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और 2 हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वाला एनबीएफसी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका मतलब तो एनबीएफसी हो गया, ये तो इतना लंबा दे रखा है, इसको छोड़ दो, ये हो गया एनबीएफसी। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। तो यहाँ पे हो गया भाई अपना आई से 4 हो गया। फिर उसके बाद एम से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अभी नीचे आएगा थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, कि जो छोटे छोटे लोगों को जिनकी आय जिनकी इनकम कम हो
उनको लोन देती है, उनको लोन देती है। एक हो गया फैक्टरिंग कंपनी, एनबीएफसी जो फैक्टरिंग करती है। फैक्टरिंग मतलब जानते हो तुम, अगर किसी का डेटर रियलाइज नहीं हो रहा तो वो उससे खरीद लेती है, बैंक वगैरह का लोन रियलाइज नहीं हो रहा तो एनबीएफसी क्या कहेगी, आप मेरे को बेच दो, ये 10 करोड़ का लोन था, मेरे को 4 करोड़ के अंदर बेच दो, 4 करोड़ के अंदर मेरे को बेच दो, तो मैंने तो 4 करोड़ दे दिए, अब मैं फैक्टरिंग का धंधा करूंगी, मैं अब उस बंदे से लोन रिकवर कराऊंगी, एजेंट वगैरह भेज बुझा के मैं उस बंदे से लोन रिकवर कराऊंगी। तो नॉन एनपीआर सेट वगैरह जनरली वो एनबीएफसी खरीद लेती है बैंक वगैरह से या किसी से, फिर खुद फैक्टरिंग का धंधा करती है, फिर उससे पैसे वसूल कराती है कस्टमर से। ठीक है, तो वो फाइनेंस कंपनी। और एक हाउस, जो हाउस से यहाँ पे मतलब आई एम फाइनेंसिंग हाउस, एफ से था फैक्टरिंग कंपनी, एच से हो गया होल्डिंग कंपनी। एच से क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी, जो ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी, जिसका कोई काम नहीं है, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी का कोई काम नहीं है, केवल वो शेयर्स होल्ड करती है, शेयर्स होल्ड करती है, केवल शेयर्स होल्ड करती है, और उसका कोई काम नहीं है, उसको एक कंपनी के शेयर्स होल्ड करने के लिए बना रखा है, वो शेयर्स होल्ड करके बैठी है, और कुछ काम नहीं है इसका, और कुछ भी ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं, नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी, बाकी और कुछ एक्टिविटी नहीं करती, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। तो आई एम फाइनेंसिंग हाउस, आई से 4 हो गए, 2 से इन्वेस्टमेंट, 2 से इंफ्रास्ट्रक्चर, आई से दो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कंपनी, और एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टिंग कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर से हो गया था एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। फिर एक हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एम से माइक्रो फाइनेंस वाला, एफ से फैक्टरिंग वाला, एक्स से फैक्टरिंग वाला, और एच से नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो मॉड्यूल के अंदर तो गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन आईसीआईएसएम, पर वो पहले आईसीआई ने बहुत पुरानी वाली मॉड्यूल में दे रखा था, और क्वेश्चन कभी कभार वो एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेती है, पर वो समझने के लिए जरूरत भी है, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेते हैं इसको। आईसीसी जो अपन ने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, ये वाला जो पढ़ा था ना आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, ये क्या होता है, जिसका काम होता है असेट को फाइनेंस करना। काम क्या होता है, मतलब कोई लोन ले रहा है, मशीनरी ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, ट्रैक्टर ले रहा है, तो वो फंड फाइनेंस कर देगी, उसको फाइनेंस कर देगी, उसको लोन दे देगी, उसको लोन असेट को फाइनेंस कर देगी। सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो अपन ने पढ़ा ना यहाँ पे, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सीआईसी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो एक तो होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, और ऊपर जो अपने पढ़ा सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो एक तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, जिसका काम केवल ये होता है, ग्रुप कंपनी के अंदर जो सिक्योरिटीज है, ग्रुप कंपनी नहीं होती, उसकी सब्सिडरीज हो गई, जेवी हो गई, जॉइंट वेंचर, जॉइंट एसोसिएट, इन सब की जो भी ग्रुप कंपनीज है, उन ग्रुप कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का काम है। ये जो एनबीएफसी बनाई ना अपन ने, इसका काम ही केवल एक है कि ग्रुप कंपनी जितनी भी होगी उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी, जितनी भी ग्रुप कंपनी उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी, प्लस जो भी ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, प्लस जो इन्वेस्टमेंट करा है ना उसने इक्विटी डेट प्लस लोन के अंदर, मतलब ग्रुप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो या तो उसको ग्रुप कंपनी की इक्विटी खरीद लेगी, डेट खरीद लेगा, या फिर ग्रुप कंपनी को मैंने लोन दे रखा है, फिर ग्रुप कंपनी को मैंने लोन दे रखा है, किसी भी तरीके से मैंने ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो मैंने जो ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो मेरा जो ग्रुप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, जितना मैंने ग्रुप कंपनी में करा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ टोटल असेट, ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ टोटल असेट लिख दो यहाँ पे, कि मेरी कंपनी की टोटल, मतलब मेरी एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी की टोटल असेट है 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की, उसमें से 1000 करोड़ में से मैंने 990 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो मतलब 900 करोड़ का इन्वेस्ट तो इक्विटी डेट प्लस लोन मिला के केवल ग्रुप कंपनी में, इक्विटी डेट प्लस लोन मिला के, प्लस उस 900 में से भी 60% जो है ना वो इक्विटी होना चाहिए, 60%, मतलब यहाँ पे 1000 का मानो तुम, 1000 का 60%, जो टोटल असेट यहाँ पे 60% ऑफ टोटल असेट, 60% ऑफ टोटल असेट, मतलब 660 मान लो तुम एक बार एग्जाम्पल के लिए, 600 मिनिमम होना चाहिए, 660 मान लो कि ग्रेटर देन 60%, तो इक्विटी प्लस डेट लोन प्लस लोन मिला के ग्रेटर देन 90% होना चाहिए, प्लस केवल इक्विटी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने ग्रुप कंपनी की कि वो 60% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा है, प्लस मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता इन्वेस्टमेंट वगैरह में, कोई भी दूसरी, मतलब इसके अलावा मैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, प्लस ये जो मैंने इक्विटी डेट लोन वगैरह लिए ना, उसमें मैं कोई भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, कभी कभार बेचना खरीदना चलता है, पर ये नहीं कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, गेन लॉस वगैरह के लिए ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसकी असेट 100 करोड़ से ज्यादा हो, जिसकी टोटल असेट 100 करोड़ से ज्यादा हो, उसको कहेंगे सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसको कहेंगे सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो सीआईसी क्या होता है, ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ग्रुप कंपनी के अंदर भी अगर उसका असेट प्लस लोन प्लस इक्विटी के अंदर, मतलब इक्विटी प्लस डेट प्लस लोन के अंदर उसने 90% ऑफ असेट से ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, और इक्विटी के अंदर ही उसने इन्वेस्ट कर रखा है ग्रुप कंपनी की 60% से ज्यादा, या फिर 60% भी, और वो ट्रेड नहीं करता। सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के अंदर असेट 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो सीआईसी की डेफिनेशन पूरी मीट कर रहा है, सीआईसी की डेफिनेशन पूरी मीट कर रहा है, प्लस उसकी असेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। माइक्रो फाइनेंस जो छोटे पर्सन को लोन देती है, छोटे पर्सन को लोन देती है, मतलब उसकी टोटल असेट जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, वो 85% असेट जितनी भी है ना उसकी, कि मैंने लोन दे रहा हूँ एनबीएफसी मैं लोन दे रहा हूँ, तो मेरी असेट हुई ना, मैंने जो लोन दिया किसी को, तो मेरा तो असेट हुआ ना, मैंने किसको लोन दिया, तो मैंने जो मेरी असेट बनाई ना लोन दे के, वो एटलीस्ट 85% असेट तो मेरी उस
छोटे वाले लोगों को लोन देने से ही बनी हुई है। एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी, जिसका मेन बिजनेस ही फैक्टरिंग का बिजनेस है, उसमें से 75% ऑफ एसेट जो भी मेरी आ रही है वो फैक्टरिंग के एसेट है, फैक्टरिंग के एसेट है। नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी, उसको केवल रख रखा है कि तू भाई होल्ड करके एक्वायर करके रख, होल्ड कर या फिर एक्वायर कर किसके शेयर, ग्रुप कंपनीज के, केवल ग्रुप कंपनी के शेयर को होल्ड एक्वायर करके रख, और कुछ काम नहीं तेरा, और कुछ भी काम नहीं है उसको, तू बेच वगैरह बेचने का काम नहीं है, होल्ड करके एक्वायर करके रख। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में कुछ नहीं, नेट डाउन फंड 300 करोड़ जाना चाहिए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड वगैरह ऐसा कुछ बन रहा है, उसको फाइनेंस करने पे, रोड ब्रिज वगैरह, तो वो ऐसा कुछ भी वो फाइनेंस कर रही है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में नेट ऑन फंड 300 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस 75% ऑफ टोटल असेट वही होनी चाहिए, प्लस क्रेडिट रेटिंग ए एंड अबव होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग ए एंड अबव होना चाहिए, CRAR 15% होना चाहिए, सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एनओएफ नेट ऑन फंड 300 करोड़ होना चाहिए, टोटल असेट का 70%, 75% ऑफ टोटल असेट इसका इसी में बिजनेस में होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग ए या उसके अबव होना चाहिए, प्लस CRAR 15% से या 15% ज़्यादा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या होता है, जिसकी नेट ऑन फंड 300 करोड़ हो, ये कंडीशन तो सेम हो गई, प्लस जो इन्वेस्ट करता हो केवल पीपीपी में, किसमें, पीपीपी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो भी असाइनमेंट हो रहे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिल के कर रही है वो असाइनमेंट, कोई रोड वगैरह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बना रही है, तो उसके अंदर ही केवल वो इन्वेस्ट कर रहा है, केवल उसके अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है सर, ये वही है जो अपन ऊपर पढ़े अभी सारे के सारे। अभी CIC कंपनी क्या होता है ओल्ड के अंदर, उसके अंदर ओल्ड कोर्स के अंदर क्वेश्चन आया है, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कारो के अंदर क्या है, भाई कारो के अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, अपन कारो के अंदर पढ़ चुके थे, मैंने रेफर कारो लिख दिया पैराग्राफ, ये 16 नंबर पे जो क्लोज था वो रेफर कर लो, कि क्या कंपनी के अंदर CIC कंपनी है, क्या ग्रुप के अंदर कितनी CIC कंपनीज है, वो सारा लिखना है अपन को। तो वो वाला तो अपन कारो के अंदर पढ़ लेंगे, कि कारो के अंदर होता है ना आपकी कोई भी ग्रुप कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज है क्या, तो उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपन वहाँ पे कारो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है, अब क्या है अपने पढ़ा हुआ था ना भाई, 90 अभी तो पढ़ा अपने CIC क्या होती है, जिसका 90% ऑफ असेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड डिवेंचर लोन मिला के होना चाहिए, प्लस उसमें 60% ऑफ असेट किसके अंदर होना चाहिए, ओनली इक्विटी शेयर्स के अंदर होना चाहिए, अपन ने ये भी पढ़ा है अपन ने। ठीक है, इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, या तो इक्विटी शेयर या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंपलसरीली इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो उसको भी इक्विटी ही मान के चलो, उसको भी इक्विटी ही मान के चलो, पर वो कन्वर्जन 10 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, वरना उसको इक्विटी नहीं मानेंगे, वरना उसको इक्विटी नहीं मानेंगे, तो उसको 60% की लिमिट में नहीं लेंगे फिर वो। प्लस वो ट्रेड नहीं करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, शेयर बॉन्ड डिबेंचर इन सब में ट्रेड नहीं करती है वो और कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करती है। और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती है, एक्सेप्ट, मतलब कोई भी, अपन ने जो ऊपर पढ़ा ना कि अगर ग्रुप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, वो सब कर सकती है, तो और 90% 60% का क्राइटेरिया, उसके अलावा और कोई भी धंधा कैरी नहीं कर सकती, और कोई सा भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एक्सेप्ट बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो लिक्विड म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट, जिसमें बेच दो खरीद दो फटाफट सिक्योरिटी, मतलब लिक्विड होते हैं वो, तो बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड डिबेंचर ऑफ ग्रुप कंपनी, ग्रुप कंपनी का तो चलता है, ग्रांटिंग ए लोन टू ए ग्रुप कंपनी, ये भी चलता है, तो ग्रुप कंपनी के ब्याज पे गारंटी देना, ये भी चलता है, तो ग्रुप कंपनी के ब्याज पे कोई भी काम करना वो तो चलेगा ही चलेगा, लोन देना, गारंटी देना, बॉन्ड डिबेंचर लेना, वो तो चलना ही चलना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रुप कंपनी का तो काम कर ही सकती है। उसके अलावा भी बाकी इन्वेस्टमेंट कर सकती है बैंक डिपॉजिट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है सर, तो ये CIC होती है, वो ऊपर जो अपने पढ़ा था उसका थोड़ा बेस था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख रखा है। अब मैंने 4 लेयर में बांटा हुआ है एनबीएफसी को, कैसे बांटा हुआ भाई साहब, 4 लेयर के अंदर बांटा हुआ है, कि 4 भागों में विभाजित करा एनबीएफसी को। अब ये 4 भागों में पहले विभाजित क्यों करा, 4 तरह के एनबीएफसी को एक तरह से बकेट में डाल दिया, कि बहुत सारी एनबीएफसी अपन ऊपर पड़ी, ऊपर बहुत सारी तरह की एनबीएफसी पड़ी, उनको उठा के सबको 4 लेयर के अंदर फिट कर दिया, कि ऊपर अपन ने समझो 8 तरह की एनबीएफसी पड़ी, तो 8 में से 2 इस लेयर में जाएगी, 2 इस लेयर में जाएगी, 2 3 इस लेयर में जाएगी, 1 इस लेयर में जाएगी, तो 4 तरह की लेयर बना दी, 4 तरह की लेयर बना दी। अब जितनी भी एनबीएफसी वो इधर इधर फिट करनी है, इन 4 लेयर के अंदर फिट करनी है, कि ये एनबीएफसी इस लेयर में फिट होगी, ये सारी एनबीएफसी इस लेयर में, ये सारी एनबीएफसी इस लेयर में, ये सारी एनबीएफसी में, तो 4 लेयर बना दी अपन ने, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और एक और टॉप लेयर। 4 लेयर के अंदर सारी एनबीएफसी को फिट करना है अपन को। अब ये लेयर क्यों बनाई, मतलब इस लेयर अपन ने इसलिए बनाई कि बेस लेयर या फिर मिडल लेयर या फिर अपर लेयर टॉप लेयर, मतलब कोई भी एनबीएफसी, मतलब अज्यूम करो कि मिडल लेयर के अंदर 4 एनबीएफसी फॉल कर रही है, तो जो भी एनबीएफसी मिडल लेयर में फॉल कर रही है उन सब पे सेम तरह के रूल्स रेगुलेशन, आरबीआई की रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट सब लग जाएगी, उस पर सेम तरीके से जितने भी होंगे उस पर सब पे सेम वो की वही लग जाएगी।
वैसे सेम अज्यूम करो कि अपर लेयर क्यों बना रखा है, अपर लेयर के अंदर जितनी भी एनबीएफसी फॉलो करेगी उन सब पे जितनी भी आरबीआई की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रूडेंस नॉर्म की प्रोविजन, इनको 50% बनाना है, ये इतना लोन इस एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, इनको फलाना डिग्रा करना पड़ेगा, तो सब तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट है आरबीआई वगैरह की वो सारी जिस एक लेयर के अंदर सब एक लेयर के अंदर जितनी भी एनबीएफसी है सब पे उस लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 लेयर बना दी। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगेगी, क्लासिफिकेशन की कि स्टैंडर्ड असेट कब मानेंगे, सब स्टैंडर्ड कब मानेंगे, एनपीए कब मानेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट की 6 महीने से ज्यादा अगर आउटस्टैंडिंग रहा, लोन नहीं चुका रहा तो एनपीए मानेंगे, 8 महीने से ज्यादा हुआ तो एनपीए मानेंगे, ऐसा करके जो भी रेगुलेशन रिक्वायरमेंट होगी, प्रूडेंस नॉर्म, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वो सब अपन ने लगा दिया। तो अब भाई साहब बेस लेयर के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है, पान का नो कंज्यूमर, पान बेच आता है, पान पान गुटखा वाला पान, तो पान का नो कंज्यूमर, क्या भाई, पान का नो कंज्यूमर, 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 पी ए एन नो कंज्यूमर, पान का नो कंज्यूमर, पान का नो कंज्यूमर। तो भाई सबसे पहले तो तुम एक देखो, पान का नो कंज्यूमर के पहले एक और आएगा, वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती और जिसकी एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, मतलब वो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिसकी एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, वो बेस लेयर में जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते गए, बेस लेयर पे कम रेगुलेशन लगेगी, मिडिल लेयर पे थोड़ी ज्यादा रेगुलेशन लगेगी, ऊपर लेयर पे उससे ज्यादा, टॉप लेयर पे उससे भी ज्यादा। तो बेस लेयर पे जो जो भी एनबीएफसी है, बेस लेयर पे जो जो भी एनबीएफसी है, तो अगर 1000 करोड़ मतलब क्या सॉरी, अगर नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिसका 1000 करोड़ से कम असेट साइज है, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिसका 1000 करोड़ से कम डिपॉजिट साइज है, वो बेस लेयर में चली जाएगी। और अगर 1000 करोड़ से ज्यादा हुआ, 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा हुआ तो वो मिडिल लेयर में, 1000 करोड़ ज्यादा हुआ तो मिडिल लेयर में, या फिर यहाँ पे अपने पढ़ा था नॉन डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट हुई तो भी वो मिडिल लेयर में, तो भी मिडिल लेयर में, या तो डिपॉजिट हुई तो मिडिल लेयर में चले जाएगी, या फिर नॉन डिपॉजिट हुई तो देखना पड़ेगा अपनी एसेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है या 1000 करोड़ तक है। अगर 1000 करोड़ से कम, सॉरी 1000 करोड़ से कम है या 1000 करोड़ हो चुकी है, 1000 करोड़ के कम है या फिर 1000 करोड़ हो चुकी है, अगर 1000 करोड़ से कम है तो बेस लेयर में, अगर 1000 करोड़ है या फिर 1000 करोड़ से ज्यादा है, 1000 करोड़ या फिर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो मिडिल लेयर के अंदर। तो अपन को ये क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा यहाँ पे। और बाकी उसके बाद एक पान का नो कंज्यूमर, पी टू पी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ए से एग्रीगेटर, पी से पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, और एक हो गया ए से एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर ए, फिर पान का नो कंज्यूमर पी ए एन, एन से नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, 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 पी ए एन, एन से नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नो कंज्यूमर कोई भी ऐसी एनबीएफसी, कोई भी ऐसी एनबीएफसी जिसके पास कोई भी पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं उठा रही, पब्लिक वाला मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है, पब्लिक से कोई पैसा नहीं उठा रही, पब्लिक कोई कस्टमर नहीं है। एग्जांपल, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी अपने पड़ी थी, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी कौन सा पब्लिक से पैसा उठा रही थी, तो केवल होल्डिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी, उसका कोई काम नहीं है, बाकी और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो केवल कोई ऐसी एनबीएफसी जिसका कोई भी कस्टमर पब्लिक कस्टमर नहीं है, उसका कोई भी इंटरफेस नहीं है, कोई भी पब्लिक से पैसा नहीं उठा रही, ठीक है ना। पान का नो कंज्यूमर, पीयर टू पीयर लेंडिंग, पी से ए से अकाउंट एग्रीगेटर, एन से नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, और नो कंज्यूमर नो पब्लिक फंड का भी नहीं लिया और मेरा कोई भी कंज्यूमर पब्लिक फंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेस लेयर। और मिडल लेयर क्या होगा, मिडल लेयर के अंदर कुछ नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस होते हैं ना उनका डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का डीलर ही मेरी कोर एक्टिविटी। मैं क्या काम करता हूँ, मेरी कोर एक्टिविटी है कि मैं डीलर हूँ, दल्लाल जिसको बोलते हैं डीलर, दल्ला। तो दल्ला जो होता है ना, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का कोर एक्टिविटी मेरी है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ, मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का डीलर हूँ, मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का डीलर हूँ, मैं कोर एक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ, 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 मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ, मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ, ठीक है। मेरी कोर एक्टिविटी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ। ये एक डिपॉजिट टेकिंग हो गया, और एक नॉन डिपॉजिट में भी वो जिनके एसेट्स है 1000 करोड़ ज्यादा है, वो एक हो गया। बाकी मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउस का, मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउस का डीलर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउस का डीलर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउस का डीलर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउस का एक डीलर हूँ। तो मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मिडिल लेयर में जाएगी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हमेशा मिडिल लेयर में जाएगी। मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का डीलर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो दोनों बनी पड़ी थी ना ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, दोनों इधर ही आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी इधर ही आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का डीलर हूँ।
स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर मतलब एसपीडी, ये होते हैं केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेस करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेस करते हैं, वो एनबीएफसी। स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर वो एनबीएफसी। अरे ये भी नहीं पढ़ाया ना मैं तुमको, सॉरी। पी टू पी जो मैंने पढ़ाया था ना अभी, पी टू पी ऊपर, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि इंटरमीडिएट एनबीएफसी के एनबीएफसी, वो एनबीएफसी एक इंटरमीडिएट, चाहे मान लो वेबसाइट बना दिया किसी भी तरीके से, इधर से लोन लेती है और इसको लोन दे देती है, केवल ये इंटरमीडिएट, खुद का पैसा लैंड नहीं करिए, खुद पैसा लेके, केवल एक इंटरमीडिएट के थ्रू काम कर रही है कि इस ए के पास ज्यादा पैसा है, ए कंज्यूमर के पास, और बी को उधार चाहिए, बी को उधार चाहिए, बी को लोन लेना है, तो यहाँ पे ए और बी को बस कनेक्ट करा दिया, इंटरमीडिएट, तो वो पीयर टू पीयर लैंडिंग वाला काम करती है। फिर उसके बाद क्या, अकाउंट एग्रीगेटर, जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है पर्सन की, पर्सन मेरे जैसे पर्सन या तुम्हारे जैसे पर्सन, बहुत सारे पर्सन, उन सारे पर्सन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, बस उन सारे पर्सन की किसकी इनकम क्या है, इसका नेटवर्थ क्या है, फलाना क्या है, वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो किसी को बेच देती है, किसी को बेच देती है, तो वो अकाउंट एग्रीगेटर हो गया। बाकी तो अपने पढ़ा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लोग पढ़ा हुआ है, और ये एनी कंज्यूमर बेस वाला तो पढ़ा हुआ है, किसका कंज्यूमर बेस ना हो, ठीक है। एसपीडी अपन ने पढ़ ही लिया। तो मेरा कोर एक्टिविटी क्या है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस के अंदर डीलर हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस के अंदर डीलर हूं। पर लेयर के अंदर क्या आएगा, इररिस्पेक्टिव अपन ने जो भी पढ़ा उस सबको छोड़ के, वो सब कुछ छोड़ दो, मतलब ऊपर वाले जो भी पढ़ा ना अपन ने, लेयर पढ़ा, उन सबको छोड़ दो। अगर कोई भी आरबीआई को ऐसा लगा कि यार इनको थोड़ी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा रखनी होती है ना, तो उन्होंने कर दिया कि जो भी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी निकाल दी, कि कोई भी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म ऑफ असेट साइज, इन टर्म ऑफ असेट्स है, मतलब अभी तक कुछ है नहीं, सर्कुलर रिलीज कर देगी आईसीआई, मतलब हर बार आरबीआई सर्कुलर रिलीज करेगी कि जिन जिन भी टॉप 10 एनबीएफसी की असेट साइज, सबसे असेट साइज के हिसाब से जो भी टॉप 10 एनबीएफसी की इनकी असेट साइज सबसे ज्यादा है, इनकी असेट साइज सबसे ज्यादा, मतलब वो रिस्की है, मतलब वो थोड़ी रिस्की है, उनके ऊपर ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाने, उनके ऊपर ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाने, तो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी जिन पर ज्यादा उनकी असेट साइज सबसे ज्यादा बड़ी है, टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी, उसको अपर लेयर में रख देंगे, बाकी के फैक्टर भूल जाना। इनमें से कोई भी टॉप 10 एनबीएफसी निकल गई कहीं से भी कि मतलब इनकी एसेट साइज ज्यादा है, तो उसको अपर लेयर में पटक देंगे, उसको वहां से ऊपर वालों से हटा के अपर लेयर में डाल देंगे अपन, बस बात इतनी होगी, क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई को थोड़ी ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगानी थी। तो टॉप लेयर क्या होता है, अपर, ये तो अपर लेयर पढ़ा अपने। अब टॉप लेयर क्या होता है, टॉप लेयर वो जो अभी तक तो बिल्कुल खाली पड़ा है और आइडियली खाली ही होना चाहिए ये, पर कभी भी आरबीआई को लगा कि यार ये वाली कोई भी स्पेसिफिक कोई सी भी एनबीएफसी उठा के कि ये बहुत रिस्की है, ये एनबीएफसी बहुत रिस्की है, उस एनबीएफसी को उठा के टॉप लेयर में डाल देगी कि अब इसके ऊपर ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाएंगे, मरनी पड़ेगी वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाएंगे। तो आइडियली तो खाली पड़ी रहनी चाहिए, पर आरबीआई कभी भी उसके ओपिनियन में लगा कि यार इसके ऊपर बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक रिस्क है, तो उसको अपर लेयर से हटा के टॉप लेयर में डाल देगी, मतलब अपर लेयर से हटा के टॉप लेयर के अंदर डाल देगी, या तो टॉप या फिर अपर लेयर कहीं पे भी डाल सकती है उस पे, बाकी या फिर टॉप लेयर में डाल देगी जनरली, ठीक है। तो टॉप लेयर हो गया। बेस लेवल में अपना पढ़ा था पान का नो कंज्यूमर, बेस में क्या पढ़ा था, पान का नो कंज्यूमर, पीयर टू पीयर रिव्यू, ए से अकाउंट एग्रीगेटर, एन से नो कंज्यूमर बेस, सॉरी नॉन फाइनेंशियल होल्डिंग, और कंज्यूमर के अंदर कोई भी कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। बाकी डिपॉजिट अगर 1000 करोड़ से कम है, नॉन डिपॉजिट है, 1000 करोड़ से कम असेट साइज है, तो उसके ऊपर डिपॉजिट लेता है तो मिडिल लेयर के अंदर चले जाएगा वो, या फिर 1000 करोड़ से ज्यादा भी अगर नॉन डिपॉजिट के अंदर भी असेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है तो भी इधर आ जाएगा। और बाकी अपने पढ़ाई था कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस, कोर बिजनेस एक्टिविटी में इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस को डीलर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ। अब ये बात देख लेना तुम, इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी जो अपने पढ़ा था, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे लोगों को लोन देता है, या फिर मोर्गेज गारंटी कंपनी, वो किसी भी लेयर के अंदर हो सकती है, डिपेंड अपॉन द पैरामीटर, मतलब ऊपर जहाँ पे भी फॉल कर जाए, जिसमें भी मतलब असेट साइज कितनी है, क्या है, फलाना डिग्रा है, कहीं पे भी जब फॉल कर जाए बात चले जाएगी। प्लस आईसीआई ने क्या, गवर्नमेंट ने बोल दिया इस बार एनबीए की भाई जो भी गवर्नमेंट आउंड एनबीएफसी होगी ना, जो गवर्नमेंट की एनबीएफसी है, गवर्नमेंट आउंड एनबीएफसी, जो गवर्नमेंट का ऑनरशिप वगैरह है, वो हमेशा बेस या फिर मिडिल लेयर में ही रहेगा, उनको अपर टॉप लेयर में नहीं डाल सकते, मतलब उनके ऊपर हमेशा कम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, मतलब गवर्नमेंट का तो सीधी बात है, जंजाल है, उनकी ऑडिट अच्छे से, उन पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा अच्छे से नहीं करा सकते, डाल सकते, गवर्नमेंट ने साफ बना कर दिया कि जो भी हमारी एनबीएफसी है, गवर्नमेंट ने बोला जो भी हमारी एनबीएफसी है उसको केवल आप बेस या फिर मिडिल लेयर में रख सकते हो, ऊपर वाली दो के अंदर, इन दो के अंदर नहीं रख सकते तुम। तो कभी भी तुमको रेफरेंस अगर मिले तो बेसिक चीज है, नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना नॉन डिपॉजिट के साथ नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट आएगा, एनडीबीए और एनएसबीए प्लस एनएसबी, डिपॉजिट भी नहीं ले रही प्लस सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको हमेशा बेस लेयर में गिन लेना, तुम उसको बेस लेयर में गिन लेना। प्लस डिपॉजिट ले रही है
या फिर डिपॉजिट नहीं लेके भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना जनरली ये दोनों एक साथ आते हैं कि डिपॉजिट ले रही है या फिर डिपॉजिट ना लेके भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट ना लेके भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिपॉजिट ना लेके नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे डिपॉजिट ना लेके भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, तो मिडल लेयर या फिर अपर लेयर में चले जाएगी, मिडल लेयर या फिर अपर लेयर में जनरली चले जाएगी, ये जनरली इधर रहेगी इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे भी इनका रेफरेंस दे रखा है कि कोई भी एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट है, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको बेस लेयर मान लो। जो भी एनबीएफसी डिपॉजिट ले रही है या फिर नॉन डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, उसको मिडल या फिर अपर लेयर में डाल दो। मतलब वो डिपेंड करेगा ना कहाँ पे जाएगी, जैसे सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है या क्या है, वो तुमको देखना पड़ेगा ना ऊपर कि वो इस वाले के अंदर फॉल कर रही है या इस वाले में फॉल कर रही है। वो तो जो भी जिसके अंदर जो क्राइटेरिया मीट कर जाएगा उधर चले जाएगा। या फिर यहाँ पे अपने पढ़ा, पर अगर ये नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो क्या पढ़ा अपने, नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट जनरली किस में जाती है, मिडल लेयर या फिर अपर लेयर के अंदर। पर अगर उसकी असेट साइज 500 से 1000 करोड़ है तो बेस लेयर में चले जाएगी, तो बेस लेयर में चले जाएगी। यही तो पढ़ा अपन ने, ये वाला अगर 1000 करोड़ तक है तो बेस लेयर में रहेगा, नॉन डिपॉजिट वाला बेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये बोला हुआ है कि अगर असेट साइज नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट की असेट साइज 500 से 1000 के बीच में जनरली बेस लेयर में रहेगा, ठीक है। ये सच कुछ काम आने वाला है नहीं, ये कुछ ज़्यादा काम आएगा नहीं, भूल जाओ इसको, अगर जीविका मैंने रेफरेंस के लिए पढ़ा दिया तुमको, ठीक है। अब इसको मैं तुमको ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है, यहाँ पे कि कौन सी एनबीएफसी किधर कैटेगराइज होगी, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी। तुमको यही बताना है कि कौन की एनबीएफसी किधर किस वाले लेयर में रहती है। प्लस एक आईसीआई ने क्लियर कर रखी है कुछ चीज़ें, मतलब आरबीआई ने क्लियर कर रखी है, डिपॉजिट वाली तो मिडल लेयर या अपर लेयर कहीं पे भी रह सकती है, कि अगर वो डिपेंड, अगर टॉप 10 एनबीएफसी में आ गई असेट साइज के हिसाब से तो अपर में डाल देंगे। पर ना केवल ये दो तरह की एनबीएफसी है जो हमेशा मिड लेयर में रहेगी, दो तरह की एनबीएफसी मिड लेयर में रहेगी। एसपीडी प्राइमरी डीलर जो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेस करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेस लेता है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इसको हमेशा मिड लेयर में ही रखना है, इसको हमेशा मिड लेयर में ही रखना है। बाकी जो मिडल लेयर वाली है ना, वो मिड अपर किसी में भी आ सकती है, मिड अपर किसी में भी आ सकती है, टॉप 10 जैसे ही हुई तो अपर में शिफ्ट हो जाएगी। तो बस ये वाली जो एनबीएफसी है ना, कौन सी अपन ने पढ़ी, एसपीडी स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, वो प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये हमेशा मिड लेयर में रहनी है, ये हमेशा मिड लेयर के अंदर ही रहनी है। अब ये देखो जो P2P पान का नो कंज्यूमर वाला था ना, पान का नो कंज्यूमर, वो बेस लेयर के अंदर है, पान का नो कंज्यूमर बेस लेयर के अंदर है। प्लस अपन ने पढ़ा डिपॉजिट CIC IFC SFC, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, मेरा बेस कोर बिजनेस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं डीलर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस का डीलर हूँ, मेरा कोर धंधा ही यही है। तो मिडल या फिर अपर लेयर किसी में भी हो सकती है, मिडल अपर लेयर किसी में भी हो सकती है। पर मैं बोला ना एसपीडी या फिर IDF जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो हमेशा मिडल के अंदर रहेगी। बाकी की रिमेनिंग एनबीएफसीज है जैसे ICC एनबीएफसी जो अपने पढ़ा था ना, ये वाला ICC एनबीएफसी, ये किसी में भी जा सकती है, किसी में भी जा सकती है, डिपेंड कि किस पैरामीटर में फॉल कर रहा है, मतलब वो बट डिपॉजिट कितना ले रखा है क्या नहीं ले रखा है, वो सब पैरामीटर लगा के जिसमें भी चले जाएगी वो डाल देंगे। गवर्नमेंट अकाउंट हमेशा मिड बेस लेयर या मिडल लेयर में रहती है। बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या होते हैं भाई, बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस होते हैं, सबसे फर्स्ट चीज मैं बताया था, तो वो डिपॉजिट ले नहीं सकता, मतलब डिपॉजिट ले नहीं सकता है, वहां पर जनरली डिपॉजिट नहीं ले सकता। प्लस डिपॉजिट ले नहीं सकता है, दूसरा है कि अगर आपके पास जनरली चेक बुक भी इशू नहीं कर सकता। समझो मैंने तुमको कहा ना सेविंग बैंक या फिर करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते तुम एनबीएफसी में, तो चेक बुक किसकी इशू होती है, चेक बुक इसी की तो इशू होती है, चेक बुक किसकी इशू होती है, इसी की तो चेक बुक इशू होती है, करंट बैंक या फिर सेविंग बैंक अकाउंट की, सेविंग या करंट अकाउंट की तो चेकबुक। तो अगर तुम डिपॉजिट नहीं ले सकते तो चेकबुक भी इशू नहीं कर सकते, तो एनबीएफसी ये भी नहीं इशू कर सकता, चेकबुक भी इशू नहीं कर सकता। प्लस एक होता है इंश्योरेंस गारंटी, क्या होता है भाई, इंश्योरेंस गारंटी, कि अभी आपका पैसा डूबा, तो कॉमर्शियल बैंक की गाइडलाइंस होती है शायद 2 लाख, कि कभी भी आपका बैंक के अंदर से पैसा डूबा ना, तो आरबीआई आपको अप टू 2 लाख या 5 लाख की उसकी है कि अप टू 2 लाख या 5 लाख का इंश्योरेंस करके हमेशा देगा, कि कभी भी कोई बैंक डूब गया तो वो पैसा आपको आरबीआई ला देगा, 2 या 5 लाख तक का एक फिक्स अमाउंट होता है। वो एनबीएफसी में नहीं लगता, अगर एनबीएफसी में आपका पैसा डूबा तो डूब गया, हम कुछ नहीं जानते। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है भाई, करंट बैंक सेविंग बैंक अकाउंट, वो एनबीएफसी नहीं ले सकता है। प्लस चेक बुक भी नहीं इशू कर सकता क्योंकि डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता। प्लस डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी डिपॉजिटर को नहीं मिलती है, जो इंश्योरेंस फैसिलिटी। प्लस एक और पॉइंट था प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, मतलब कि ऐसा जनरली बैंक के ऊपर रूल लगा देते हैं कि आप जो भी आपका लोन वगैरह दोगे ना,
50% लोन आपको एग्रीकल्चर लोन देना पड़ेगा, बाकी 50% आपकी मर्जी हो जिसको, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजनेस में, बाकी मिनिमम 50% तो आपको बैंक वालों पे रेगुलेशन लगा दिया, मिनिमम 50% तो आपको एग्रीकल्चर देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर की प्रीफरेंस एनबीएफसी पे नहीं लगा सकते आप कि एनबीएफसी को बोलते हैं कि मिनिमम 50% तुझे उनको ही देना पड़ेगा, ना, एनबीएफसी पे नहीं लगा सकते आप। अब प्रूडेंस नॉर्म क्या क्या होते हैं जनरली, जो अपने पढ़ा प्रूडेंस नॉर्म कौन कौन से होते हैं, कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करनी है, एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है एनबीएफसी को, वो सब। सबसे पहले तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये अपने पढ़ा था बैंक वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो मैं इसको यहाँ पे वापस खींचू क्या, ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो यहाँ पे दो तरह की कैपिटल होती है, अपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कैपिटल, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल अपने बैंक के अंदर पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल। तो टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल जनरली ये होती है। तो अपन को क्या निकालना है, मतलब ये निकालना कैसे, जब भी अपन को टायर 1 निकालना हो ना, टायर 1, तब यहाँ पे अपन कर लेंगे टायर 1 कैपिटल डिवाइड बाय टायर 1 कैपिटल डिवाइड बाय असेट मल्टीप्लाई रिस्क का वेट, असेट मल्टीप्लाई रिस्क का वेट। मैंने आपको बताया, जो मैंने एक तरह से तुम लोग ये बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं इसको वापस नहीं खींचूंगा, बैंक चैप्टर तुम कवर करोगे तो तुमको पता पड़ जाएगा क्या होता है ये। तो असेट मल्टीप्लाई रिस्क का वेटेज, असेट मल्टीप्लाई रिस्क का वेटेज, असेट समझो बैंक एनबीएफसी की असेट क्या होगी, मैंने 100 करोड़ का लोन दे रखा है, 100 करोड़ का लोन किसी को दे रखा है, अब समझो उसका रिस्क वेटेज दे रखा है कि भाई वो 50% रिस्की है, 50% रिस्की है, तो उसको जितना रिस्की है ना, 100 करोड़ का लोन 50% रिस्की है, तो ये आ गया। प्लस मेरी असेट एक और है कैश, मेरे पास 100 करोड़ का कैश भी है, 100 करोड़ का कैश भी है, क्या है, कैश। तो कैश का रिस्क वेटेज जनरली होता है 0, कैश का रिस्क वेटेज कितना होता है जनरली 0। तो 100 मल्टीप्लाई 0 प्लस असेट, जो भी असेट है मल्टीप्लाई रिस्क वेट, हर एक असेट का कुछ रिस्क वेट दे रखा है, हर एक असेट का कुछ रिस्क वेट दे रखा है आरबीआई ने। तो वो असेट मल्टीप्लाई उसका कितना रिस्क वेट है, असेट कितना रिस्क वेट है वेचेज है, और ऊपर कैपिटल। तो ये डिवाइड करके अपन को निकालना है कि कैपिटल का परसेंट, ये होने के बाद कितना कैपिटल का परसेंट आपका आना चाहिए, कैपिटल का परसेंट कितना आना चाहिए। भाई मिनिमम कैपिटल रेशियो जो होना चाहिए ना, मिनिमम कैपिटल रेशियो टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल मिला के, मतलब ऊपर वाले के अंदर अपन को क्या लेना है, टायर 1 प्लस टायर 2 मिला के, तो मिनिमम कैपिटल रेशियो 15% तो आना ही चाहिए। ये फॉर्मूला लगाने के बाद मिनिमम 15% तो आना ही चाहिए, मिनिमम 15% तो। और केवल टायर 1, अगर केवल ऊपर टायर 1 लेंगे अपन, तो केवल टायर 1 का 10% तो होना ही चाहिए। तो बाकी टायर 1 टायर 2 मिला के 15%, टायर 1 का 10%। और अगर एनबीएफसी जिसका धंधा केवल ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देना, मतलब गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देता हूँ, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देता हूँ, अगर ऐसा है तो मेरा टायर 1 ना 12% होना चाहिए मिनिमम, ऐसे तो 10% होना चाहिए, पर अगर मैं गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देता हूँ तो 12% होना चाहिए। तो 15 10 12 15 10 12 याद करो, 15 10 12 15 10 12 15 10 12 15 10 12 15 10 12, टायर 1 टायर 2 मिला के 15% होना चाहिए, पर टायर 1 जनरली 10% होना चाहिए, पर अगर गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन दे रहा हूँ तो 12% होना चाहिए, ठीक है ना। फिक्स असेट के अंदर मेरा जनरली फिक्स असेट जो भी होती है ना, लैंड बिल्डिंग वगैरह ऐसा कुछ, तो फिक्स असेट का रिस्क वेटेज जनरली हमेशा 100 रहता है, फिर रिस्क वेटेज हमेशा 100 रहता है। तुम कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना इसका 100 रहता है। और जो कैश होता है, कैश का 0 होता है रिस्क वेटेज। कैश में क्या ही रिस्क होगी, कैश में क्या ही रिस्क होगी यार, कैश पड़ा है तो कैश ही रहेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या, ये अपन को मेंटेन करनी। इनकम रिकॉग्नाइजेशन, भाई जैसे ही अगर जनरली तो अपन क्या करते हैं, अक्रूड बेसिस पे इनकम रियलाइज करते हैं, जैसे अक्रू होते जाती है इनकम अपन रियलाइज कर लेते हैं कि इंटरेस्ट मैंने दिया, 1 महीना निकला 2 महीना निकला, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट परसेंट लगता है, तो उस हिसाब से मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, उस हिसाब से मैंने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली। पर भाई अगर ऐसा कुछ हो गया कि अपना लोन रीपे नहीं हो रहा, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो अपन ने पढ़ी हुई है बैंक चैप्टर के अंदर, वापस नहीं पढ़ाऊंगा यार, बैंक चैप्टर में पढ़ाई हुई बार बार तो नहीं पढ़ाऊंगा नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है। मतलब कुल मिला के वो लोन जिसको अपन ने लोन दिया वो डिफॉल्ट कर रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है अपन को, वहां पे अपन ने पढ़ा था 90 डेज, यहाँ पे 6 महीने जनरली, बाकी तो और भी अलग अलग है। तो अगर 6 महीने तक उसने या तो इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब कुछ, मतलब अगर किसी में भी डिफॉल्ट करा है तो उसको एनपीए मान लेंगे। एनपीए के केस के अंदर वहां पे भी ऐसे था, जब तक पैसा रियलाइज ना हो जाए, तब पैसा रियलाइज ना हो जाए तब तक अपन को इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी है। अगर कर लिए तो उसको रिवर्स कर दो भाई, तो अगर कर लिए तो उसको रिवर्स कर दो, ठीक है ना। असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म किस पे रखना है, तो ये वाला जो नीचे पूरा एक क्लासिफिकेशन कि कितना किसके ऊपर प्रोविजन बना के रखना है। स्टैंडर्ड असेट है, मतलब जिसने कभी भी किसी लोन पे डिफॉल्ट नहीं करा। सब स्टैंडर्ड असेट है, मतलब डिफॉल्ट करा पर कम डिफॉल्ट हुआ है। फिर उसके बाद डाउटफुल डेट है, लॉस है, तो कितना प्रोविजन बना के रखना है, मतलब प्रोविजन बना के रखो कि एक बार इसने डिफॉल्ट करा है तो अब आपका पैसा जिंदगी में नहीं आना है इतना, तो एक प्रोविजन बना के रखना है अपन को, तो उस हिसाब से बात करनी। तो नीचे जो भी है ना ये प्रोविजनिंग नॉर्म, ये सारी एनबीएफसी पे लगते हैं एक्सेप्ट एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे ये वाले नॉर्म्स नहीं लगते हैं, ठीक है।
मियर शेड्यूलिंग से अपग्रेड नहीं हो जाएगा, मतलब रीशेड्यूल कर दिया लोन। पहले 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 चल रहा था लोन कि 5 साल के अंदर तुझे मुझे रीपे करना है, 5 साल के अंदर तुझे ये रीपे कर देगा लोन, पर 5 साल के अंदर उसने डिफॉल्ट कर दिया। 5 साल के बाद आया उसने ड्यू डेट पे, यहाँ पे ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे उसने मुझे डिफॉल्ट कर दिया, पर बैंक ने एग्री कर दिया चल ठीक है तो 10 साल बाद पे कर देना। बैंक ने रीशेड्यूल कर दिया, 10 साल बाद पे कर देना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार तो तूने डिफॉल्ट कर दिया ना, एक बार डिफॉल्ट कर दिया ना, तो हम तेरे को क्लासिफिकेशन में डालेंगे, हम तेरे को एनपीए मान के क्लासिफिकेशन करेंगे, एनपीए मान के क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब जो भी तेरा उस पर क्लासिफिकेशन लग रहा होगा वही करेंगे डिफॉल्ट मान के। तो देखो भाई, सबसे पहले तो एनपीए क्या होता है, एनपीए तो एनपीए 3-4 तरीके के, यहाँ पे ये रहा। पहले एनपीए पढ़ा दो तुमको, एनपीए पढ़ा देता हूँ। कोई भी एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो, या तो डिपॉजिट वाली हो या फिर नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो, या तो डिपॉजिट या फिर नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, अगर ऐसी कोई भी एनबीएफसी है, मैंने कहा था ना तुमको, एक तो डिपॉजिट वाले और नॉन डिपॉजिट में भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, जनरली दोनों पे सेम रूल लगते हैं, जनरल जनरल हमेशा ये रूल लगता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो ये वाले नॉर्म्स लगेंगे, तो इसको एनपीए तब कहलाएगा। और उसके अलावा कोई भी एनबीएफसीज है, उसके अलावा कोई भी एनबीएफसी, तो उस पर ये वाला एनपीए लगेगा। तब इसको एनपीए कब मानेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब मानेंगे कि वो भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, पैसा नहीं आने वाला, कब मानेंगे, असेट टर्म लोन की, असेट ऊपर पैसा नहीं आ रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टर्म लोन, लोन रिपे नहीं कर रहा है, डिमांड लोन वो नहीं दे रहा है, बिल्स मेरे ओवरड्यू हो गए, जो मेरे बिल्स नहीं होते डिस्काउंटिंग वगैरह के लिए बिल्स होते हैं, वो वाले बिल मुझे पैसा नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म लोन का पैसा नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी खर्चा, या फिर कोई भी खर्चा, कुछ भी, तो इनमें से कुछ भी अगर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा तक का मेरा मतलब ड्यू डेट आ गई थी, वही सेम केस है, यहाँ पे ड्यू डेट आ गई थी कि भाई यहाँ पे इसको पैसा दे देना चाहिए था, पर इसको भी एग्जीड हो गया, ड्यू डेट से भी एग्जीड हो गया 6 महीना, ड्यू डेट से भी एग्जीड हो गया 6 महीना, तो उसको मुझे एनपीए मानना, उसको मुझे एनपीए मान लेना और एनपीएस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना, उसका एनपीए का क्लासिफिकेशन एनपीए करना है, इनकम भी रिकॉग्नाइज नहीं करनी जब तक रियलाइज ना हो जाए इस केस के अंदर, ठीक है। असेट, टर्म लोन, डिमांड लोन, बिल्स, शॉर्ट टर्म एंड ड्यू वाले। पर एक एक्सेप्शन है, लीज रेंटल, लीज रेंटल के अंदर यहाँ पे 12 महीने मान ला है कि कभी भी लीज रेंटल नहीं होता कि मैंने लीज पे दे रखा है किसी को, कोई बिल्डिंग लीज पे दे रखी है, या फिर कोई मैंने हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट है, गाड़ी किसी को लीज पे दे रखी है, लीज पे दे दे, 5 साल तक तो मुझे लीज के पैसे देते रहे, 5 साल बाद गाड़ी तेरी हो जाएगी। रेंट पे दे रखा है मैंने, ऑपरेटिंग लीज दे रखा है, फाइनेंस लीज दे रखा है, मतलब लीज पे देना किसी भी चीज़ को, रेंट वगैरह पे देना, अगर ऐसा कुछ है तो उसको 12 महीने तक का मैंने टाइम दिया, 12 महीने तक अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तेरे को एनपीए मारूंगा, बाकी मैं तो 6 महीने ही मारूंगा। और यही अगर तुम डिपॉजिट टेकिंग या फिर नॉन डिपॉजिट में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट की बात करो तो सब में 3 महीने, सब में 3 महीने, जैसे ही 3 महीने क्रॉस हुए या 3 महीने या 3 महीने क्रॉस हुए उसको एनपीए मान दूंगा, ठीक है ना। लीज रेंटल में भी यहाँ पे तो 3 महीने ही है, यहाँ पे तो 3 महीने, यहाँ पे तो 12 महीने का एक्सेप्शन था, यहाँ पे 3 महीने ही है। अब जनरली इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर अपन ने पहले बैंकिंग के अंदर भी पढ़ा था कि बोरोवर वाइज ट्रांसफर होता है, किसका होता है, बोरोवर वाइज होता है हमेशा। अगर एक बोरोवर ने, वहां पे नहीं पढ़ा था क्या मैंने, एक बोरोवर है, समझो पप्पू भैया एक है, पप्पू भैया अपने कस्टमर है, पप्पू भैया ने 3 तरह के लोन दे रखे, 3 तरह के लोन या फिर कुछ भी ऐसा ले रखा है, 3 तरह के लोन ले रखे हैं, या फिर ये अलग अलग फैसिलिटी ले रखी है, असेट, टर्म लोन, डिमांड लोन, कुछ भी ले रखा है, मतलब 3 तरह की चीजें ले सकती है। ए लोन ले रखा है, बी लोन ले रखा है, सी लोन ले रखा है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है, फिक्स लोन है, कुछ भी अलग अलग तरह की 3 फैसिलिटी ले रखी है एक ही एनबीएफसी से। तो जो अपने बैंक में पढ़ा था सेम वो का वही है कि अगर ए में इसने डिफॉल्ट कर दिया, ए का मेरा एनपीए कि लोन नंबर ए, लोन नंबर 1 इसने पे नहीं करा, वहां एनपीए हो गया, तो मेरे को बाकी 2 को भी एनपीए मानना पड़ेगा। अगर लोन नंबर 1 मैंने एनपीए मान लिया, लोन नंबर 1 मैंने एनपीए हो गया, तो मेरे को बाकी 2 पे भी, चाहे इन 2 पे वो पे कर रहा हो, इन 2 को तो वो रीपे करता जा रहा हो, तो भी तूने एक जैसे एनपीए हुआ तो मैं इसको भी एनपीए मानूंगा, तो बोरोवर वाइज मुझे देखना पड़ेगा। पर जो लीज रेंटल है ना, लीज रेंटल हायर परचेज वाला जिसका एक्सेप्शन था 12 महीने वाला, इस केस के अंदर अकाउंट वाइज देखेंगे, चाहे इसने चार असेट, मैंने 4 असेट लीज पे दे रखी थी, पप्पू भैया को 4 असेट लीज पे दे रखी थी, लीज ए, लीज बी, मतलब लीज असेट बी, लीज असेट सी, लीज असेट डी, तो इसको अंदर ना, इसके अंदर बोरोवर में देखना, इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर इसका पैसा नहीं मिल रहा है तो इसको एनपीए मानो, इसका पैसा नहीं मिल रहा है इसको एनपीए मानो, पर इन 2 का पैसा मिल रहा है तो इसको एनपीए मत मानो, ये रेगुलर है, ये स्टैंडर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड असेट है। तो केवल इस पे अकाउंट वाइज देखो, बाकी इस पे तो बोरोवर वाइज देखते हैं बाकी जनरली। तो एनपीए जनरली 6 महीने और 3 महीने का केस रहता है। तो भाई अगर तेरी ड्यू डेट से एग्जीक्यूट हो गया 6 महीने 3 महीने, तो तेरे को एनपीए मान लेंगे, एनपीए मानेंगे। एनपीए होने के बाद भी तूने
18 महीने या 12 महीने तक पैसा नहीं दिया, दोनों कुछ दो अलग अलग केस है, बाकी तुम एक बार मान के चलो कि अगर तूने 18 महीने तक पैसा नहीं दिया, एनपीए हो गया, तो एनपीए होने के बाद भी तूने 18 महीने तक पैसा नहीं दिया तो उसको 18 महीने तक सब स्टैंडर्ड मानेंगे। और तूने 18 महीने बाद भी पैसा नहीं दिया, मतलब 18 महीने यहाँ पे पूरे हो गए, 18 महीने बाद भी पैसा नहीं दिया तो तुझे डाउटफुल मानेंगे, तो तुझे डाउटफुल मानेंगे। तो भाई ये केस यहाँ पे हो गया। स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे? जिस पे अभी तक कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, जिस पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है अभी तक, ना तो प्रिंसिपल का ना इंटरेस्ट का। सब स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे भाई? सब स्टैंडर्ड ये अपने पढ़ा, एनपी होने के बाद 18 से 12 महीने हो रह गया। तो 18 महीने कब लगेगा, 12 महीने कब लगेगा कि भाई 12 महीने लगेगा जनरली, देख लो 12 महीने किस पे लगेगा? नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एक तो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट और एक डिपॉजिट, ये जो मैंने बोला दोनों पे सेम लगते हैं जनरली, एक तो डिपॉजिट टेकिंग या फिर नॉन डिपॉजिट है तो भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो उस पर 12 महीने लगेंगे, तो उस पर 12 महीने लगेंगे। बाकी नॉन डिपॉजिट वाले पे कितने लगेंगे? हमेशा नॉन डिपॉजिट वाले पे अपन को 18 महीने लगाने हैं। किस पे लगाने हैं? 18 महीने लगाने हैं। तो यहाँ पे 18-12 का मतलब ये वाला था, ठीक है। तो 18-12 से भी अगर एक्सीड हो गया तो उसको डाउटफुल मान लेंगे, 18-12 से भी एक्सीड हो गया तो डाउटफुल मान लेंगे। तो अपन को प्रोविजन बना के रखना है, हमेशा एक प्रोविजन बना के रखना है कि भाई वो अब तुम्हारा एक तरह से उसे डिफॉल्ट कर दिया तो भी तुम्हारा प्रोविजन। अब तुम ये देखो भाई, स्टैंडर्ड असेट पे मतलब इसने आज तक कभी भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है, तो भी आरबीआई ने बोल दिया कि भाई तो भी तुम थोड़ा बहुत प्रोविजन तो बना के रखो, तो भी तुम थोड़ा बहुत प्रोविजन तो बना के रखो अपने पास, थोड़ा बहुत प्रोविजन बना के रखो। तो मतलब आपने चाहे कभी भी सामने वाले डिफॉल्ट नहीं करा तो भी 0.4% का आपको प्रोविजन बना के ही रखना है। 0.4% कितना भाई? 0.4% का बना के रखना है, किसमें? एसआईडी और एनडी, मतलब एक तो नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट या फिर डिपॉजिट, या तो डिपॉजिट है या फिर नॉन डिपॉजिट में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब इन दो पे हमेशा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट लगती है, इतना ध्यान रखना। डिपॉजिट है या तो डिपॉजिट ले रहा है वो कस्टमर से, या फिर नॉन डिपॉजिट लेके सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट है पर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट लगेंगे। 18 महीने को हटा के 12 महीने कर दिया है यहाँ पे, प्लस प्रोविजन भी ज्यादा बनाना है, 0.4 बनाना है, 0.4% बनाना है। बाकी अदर वालों को केवल 0.25% ही बनाना है, अदर वालों को 0.25% बनाना है। तो 0.4% और 0.25%, 0.4%, 0.25%। तो स्ट्रिक्ट किस पे है? डिपॉजिट टेकिंग पे या फिर नॉन डिपॉजिट के भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड पे ये लगेगा। सब स्टैंडर्ड जिसने एनपीआर के बाद 18 महीने या 12 महीने तक उसने आपने डिफॉल्ट करा है, उस केस के अंदर 10% आउटस्टैंडिंग का आपको प्रोविजन बनाना है, 10% आउटस्टैंडिंग का। ऊपर 0.4%, 0.25%, 0.4%, 0.25%, यहाँ पे दोनों केस के अंदर हमेशा 10% बना के रखना, दोनों केस के अंदर हमेशा 10% बना के रखना है, ठीक है ना। अब डाउटफुल हो गया, मतलब 18-12 महीने भी क्रॉस हो गए, उसके बाद भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो अगर अनसिक्योर लोन था आपका, अनसिक्योर लोन था तो भाई पूरा हटा दो, पूरे का प्रोविजन बना के रख लो, फिर तो आपको कभी नहीं मिलना। या तो अनसिक्योर लोन था या फिर सिक्योर भी था, उसने आपको, मतलब अनसिक्योर मतलब उसने किसी आपको लोन लेते हो कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी, सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी भी दी, पर वो सिक्योरिटी बिकी नहीं रही है, मतलब वो अनरियलाइजेबल, वो कभी नहीं बिकेगी, उसको तो आप मान लो कि वो पैसा डूबत खाते कभी आपके पास आएगा ही नहीं। 100% प्रोविजन बना के चलो, 100% प्रोविजन बना के चलो। या कि अगर कोई सिक्योर्ड पोर्शन है, उसका सिक्योर्ड पोर्शन है, जिसका कुछ लोन पे हो सकता है 50% लोन पे नहीं दी डिपॉजिट, और 50 कोई सिक्योरिटी पर 50% के लिए, बाकी के लिए सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि जो कोई सिक्योर्ड पोर्शन है तो उसमें देखो कि डाउटफुल भी कितने साल तक है? 1 ईयर तक, 1 से 3 ईयर तक, मतलब डाउटफुल हो गया ना यहाँ पे, तो डाउटफुल भी कब तक है? 1 ईयर तक, 2 ईयर तक, 3 ईयर तक, कितने ईयर तक डाउटफुल रहा है वो? कितने ईयर तक डाउटफुल रहा है वो? मतलब सिक्योरिटी एक बार तो है ना अपने पास कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो भी अपन अपन सिक्योरिटी बेच के रियलाइज कर लेंगे, तो भी बोलता है कि आप प्रोविजन तो बना के चलो। अगर 1 साल तक का ही आपके पास अभी मतलब डाउटफुल हुआ है, वो डाउटफुल होने के बाद केवल 1 साल ही हुआ है, तो 20%। ऊपर अपन ने कितना बनाया था यहाँ पे इस सब स्टैंडर्ड में? 10%। यहाँ पे हो गया 20%, तो 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50। तो अगर 1 साल तक डाउटफुल रहा तो 20, 1 से 3 साल तक, मतलब 1 साल तो क्रॉस हो गया, अप टू 3 ईयर तक अगर रहा तो 30%, और 3 साल या 3 से ज्यादा रहा तो 50%, 3 साल या 3 से ज्यादा रहा तो 50%। तो 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50। अब भैया बारी आ गई लॉन असेट की, किसकी बारी आ गई? लॉस असेट की। ये अपने पढ़ा डाउटफुल स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। अब एक और होता है लॉस असेट। लॉस असेट मतलब कोई भी लोन, ऐसा कोई भी लोन जो अपन ने दे रखा है एनबीएफसी ने, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर ने, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर ने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं लगता है कि ये पैसा मिलने वाला है, उनको कुछ एहसास हुआ, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी, उन्होंने मना कर दिया पैसा हमको कभी नहीं मिलने वाला है, या फिर इसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी कभी रियलाइज नहीं होने वाली है, मतलब उसने बोल दिया कि ये लॉस असेट है, ये पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर अगर ऐसा कुछ कर दे, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसको 100% राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ। क्या बोला भाई? राइट ऑफ कर दो। जनरली क्या करते हैं? राइट ऑफ। अभी ऊपर तो अपन प्रोविजन बना रहे केवल प्रोविजन, पर इसके अंदर तो असेट को ही राइट ऑफ कर दो, असेट को राइट ऑफ कर दो। पर अगर राइट ऑफ नहीं कर रहे किसी रीजन से, किसी रीजन से राइट ऑफ नहीं करेंगे, असेट नहीं हटा रहे, तो ऊपर जैसे प्रोविजन बना रहे थे वैसे सेम प्रोविजन बना कर दो, वैसे सेम प्रोविजन बना कर दो।
मतलब या तो इंटरनली एक्सटर्नल ऑडिटर ने उसको लॉस एसेट बना दिया, या फिर कोई भी एडवर्स इवेंट हो गया उस लोन के अगेंस्ट कि अब उसकी रिकवर नहीं हो पाएगा, उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू भी खत्म हो गई, किसी ने सामने वाले बोरोवर ने मेरे से फ्रॉड करके लोन लिया था, ऐसा कुछ भी जैसे आपको दिख गया कि लॉस एसेट क्लासीफाई हो गया, तो बात ही खत्म होगी, कभी पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस एसेट। ठीक है, तो अब जो प्रोविजन बनाया अपन ने, ऊपर प्रोविजन बनाया ना अपन ने 10%, 20%, 30%, 50%, तो प्रोविजन में क्या करना है, उस प्रोविजन को जनरली अपन ना नेट ऑफ करते हैं एडवांस के अगेंस्ट। जब भी बैलेंस शीट में शो करेंगे तो एक तरफ तो असेट दिख रहा है, दूसरी तरफ प्रोविजन दिख रहा है, तो उसको नेट ऑफ करके असेट जितना अपन ने असेट दे रखा है एडवांस माइनस प्रोविजन करके दिखाओ, असेट माइनस प्रोविजन करके दिखाओ, तो उसको नेट ऑफ करके दिखाओ। ठीक है ना। पर स्टैंडर्ड असेट के केस के अंदर, स्टैंडर्ड असेट के अंदर यहाँ पे स्टैंडर्ड असेट है ना 0.4%, 0.2% अपन, मतलब जिसने आज तक डिफॉल्ट नहीं करा तो भी प्रोविजन बनाया, तो भी अपने प्रोविजन बनाया, उस केस के अंदर नेट ऑफ करके मत दिखाओ एडवांस, मतलब वो एडवांस तो पूरा आना है ना यार, उसको नेट ऑफ करके मत दिखाओ, उसको बस एक प्रोविजन के नाम पे शो कर दो, उस प्रोविजन का नाम दे दो कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड असेट, कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड असेट, मतलब वो उसको नेट ऑफ करके मत दिखाओ भाई, वो पैसा तो आने वाला है आपके पास। अब ये ऑडिट प्रोसीजर आ गया अपने पास एनबीएफसी की, एनबीएफसी की आपको ऑडिट करनी है तो कैसे क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी एनबीएफसी के ऑडिट के अंदर। तो फर्स्ट वाला है जनरली, ऑल एनबीएफसी पे जनरली क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं, सारी सारी एनबीएफसी पे जनरली ये प्रोसीजर तो आपको करना ही करना है, फिर एनबीएफसी स्पेसिफिक वाइज चलेंगे, पर ये वाला तो आपको ऑडिट प्रोसीजर सारी एनबीएफसी पे जनरली करना ही करना है। क्या एनबीएफसी प्रोसीजर करना है आपको, कि मैंडेटरी क्या क्या एरिया कवर करने हैं आपको हर एक एनबीएफसी के अंदर, सारे एनबीएफसी में। भाई ऑडिट करने गया, वो बोल रहा है अरे बीसीपीसी नहीं चल रहा, ऑडिट क्या करूं, अरे बीसीपीसी नहीं चला, बीसीपीसी नहीं चला, बीसीपीसी नहीं चला, बीसीपीसी नहीं चला, अरे बीसीपीसी नहीं चला, अरे बीसीपीसी नहीं चल रहा, ऑडिट कैसे करूं, अरे बीसीपीसी नहीं चल रहा, ऑडिट कैसे करूं, अरे का आर लेना है और बाकी बीसीपीसी नहीं चला, बीसीपीसी नहीं चल रहा, अरे बीसीपीसी नहीं चल रहा, ऑडिट कैसे करूं, 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 तो आर बीसीपीसी नहीं चल रहा, आर बीसीपीसी नहीं चल रहा, आर बीसीपीसी नहीं चल रहा है, तो आर देखना है कि जो भी एनबीएफसी है उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, प्लस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल थी ना, उसके नेट आउट फंड वगैरह उसके पास थे ना, 10 करोड़ की जो लिमिट थी नेट आउट फंड के 10 करोड़ की लिमिट थी ना, तो हर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन करने के पहले रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी एनबीएफसी बनने के पहले, प्लस मिनिमम नेट आउट फंड की उसके पास है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लो उससे, कि आप मतलब उससे कॉपी ले लो कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अरे बीसीपीसी नहीं चला, बी से बिजनेस देखो, बी से बिजनेस देखो कंपनी का, कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका बिजनेस क्या है, उसके अंडरस्टैंडिंग लो, उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, बी से बिजनेस, अरे बी सी, आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, बी से बिजनेस समझो, आर रे आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, देख लिया, बी से बिजनेस देख लिया अपने, बीसीपीसी नहीं चल रहा, बीसीपीसी नहीं चल रहा है, बी से बिजनेस देख लिया, सी से अब सी, एक तो सी बीसीपीसी नहीं चल रहा, सी से एक तो कंट्रोल सिस्टम हो गया और एक यहाँ से अपना क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो क्या हो गया, एक तो अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सी से कंट्रोल हो गया, एक तो सी से कंट्रोल हो गया, एक सी से क्लासिफिकेशन, सी से कंट्रोल हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो जितने भी इंटरनल कंट्रोल है एनबीएफसी के वो समझो, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लो, इंटरनल कंट्रोल देखो कि एनबीएफसी में जितने भी इंटरनल कंट्रोल है अच्छे से चल रहे नहीं चल रहे, गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, उसके इंटरनल कंट्रोल वगैरह उन सबको समझो, उसके ऊपर प्रोसेसर लगाओ कि जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल है वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो सी से ये हो गया, अरे आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, बी से बिजनेस हो गया, पी सी नहीं चल रहा है तो सी से पहले पी अपन ने देखा नहीं अभी तक, बी सी पी सी नहीं चल रहा है, बी से बिजनेस हो गया, सी से अपना एक कंट्रोल हो गया, एक क्लासिफिकेशन कर लो, एक क्लासिफिकेशन कर लो कि जो भी अपन ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़े ना, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड लॉस वगैरह, वो क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वो सब बिल्कुल प्रॉपर करेगा, प्रॉपर बिल्कुल क्लासिफिकेशन आरबीआई ने जो बोला उस हिसाब से कर रखे हैं। पीसी नहीं चल रहा है तो एक पी बाकी, अपन ने सी दोनों कर लिया, बी कर लिया, आर कर लिया, तो पीसी नहीं चल रहा है, पी से प्रूडेंस नॉर्म फॉलो करो, प्रूडेंस नॉर्म अभी अपन ने नहीं पढ़े थे कि जितने भी प्रूडेंस नॉर्म होते थे, कैपिटल रेशियोज को इतना रखना चाहिए, इनकम रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, एसेट क्लासिफिकेशन ऐसे करनी चाहिए, तो सारे जितने भी प्रूडेंस नॉर्म थे वो सारे प्रूडेंस नॉर्म फॉलो करी कि इनकम किसी भी एमपीए पे इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही जब तक रियलाइज ना हो जाए, तो सारे प्रूडेंस नॉर्म चेक करना उसको, इनकम रिकॉग्नाइजेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, असेट का क्लासिफिकेशन सही कर रहा हो, असेट की इनकम की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम हो रही है उसको कैसे चेक कर रहा हो, बैड डेट डाउटफुल डेट जो भी बनाने हैं, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म जो भी अपने पढ़ा था 15%, 12%, 10%, वो उसको उतने के उत्ते रख रहे हैं, वो सब यहाँ पे, तो सारे प्रूडेंस नॉर्म भी वो फॉलो कर रहा है। भाई यहाँ पे हो गया, अरे बीसीपीसी नहीं चल रहा, आर से रजिस्ट्रेशन, बी से बिजनेस, सी से क्लासिफिकेशन भी हो गया एक तो, और सी से एक और कैपिटल कंट्रोल सिस्टम भी हो गया है, और पी से प्रूडेंस नॉर्म हो गया।
अब ऑडिट प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक एनबीएफसी के लिए, ऊपर वाला तो सबके लिए लगता है, ऊपर वाला सबके लिए लगता है, सारी एनबीएफसी कोई सी भी एनबीएफसी सब पे लगाना ही लगाना है। उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक एनबीएफसी लगाना है जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो, जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो, जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो, जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। और साथ के अंदर आपके पास कितने इसके अंदर यार, तो 4 ही है ना, हाँ ठीक है। तो या तो जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगाने हैं, प्लस पी2पी अपन ने जो पढ़ा था पीयर टू पीयर लैंडिंग, उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगाने हैं, प्लस एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म अगर आपको चेक करने की, प्रूडेंशियल नॉर्म जो भी अपन ने पढ़े थे, इनकम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, असेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं, वो सारे प्रूडेंशियल नॉर्म को, प्लस एक ऑडिटर की जनरल चेकलिस्ट है जो जनरली अपन लगाते हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी पे, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी पे। तो ये वाले अपन को एक अलग से इनकी कुछ एडिशनल पॉइंट और पढ़ना है। तो पब्लिक डिपॉजिट मतलब कोई भी ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, कोई भी ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, तो उसकी ट्रिक अपन बाद में पढ़ते हैं। ट्रिक के पहले अपन ये देखते हैं कि अपन को क्या क्या चीज़ चेक करनी है। भाई जब भी आपको पब्लिक डिपॉजिट लेनी हो ना, कैसी पब्लिक डिपॉजिट, तो एक क्रेडिट रेटिंग कुछ कंपनीज होती है, जैसे आपने सुना होगा क्रिसिल वगैरह, क्रिसिल सुना होगा, क्रिसिल का नाम सुना होगा ना, क्रिसिल वगैरह जो कंपनी होती है, वो हर एक कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती है। जनरली एनबीएफसी को लेनी पड़ती है क्रेडिट रेटिंग कि मेरी क्रेडिट रेटिंग ए आई, A+ आई, B+ आई, C+ आई। तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग आएगी, मतलब कंपनी की औकात निकाली, कंपनी की औकात निकाल के देती है क्राइसिल वगैरह सारी। तो जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग आई उसके हिसाब से आपका डिपॉजिट अमाउंट तय होगा, उसके हिसाब से आपका डिपॉजिट अमाउंट तय होगा कि आप पब्लिक से कितना पैसा उठा सकते हो, कितना पैसा उठा सकते हो। तो अगर आपको कभी भी आपको डिपॉजिट लेनी है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है, तो पहले क्रेडिट रेटिंग लो, पहले तो किसी लो क्रेडिट रेटिंग लो, ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है आपको तो उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से करो। उस क्रेडिट रेटिंग के जितने आया कि इस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से मैं 50 करोड़ ही डिपॉजिट ले सकता हूँ, तो उतनी ही एक्सेप्ट करना आप। प्लस आप कोई भी पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हो या उस जो पहले से पब्लिक डिपॉजिट है उसको रिन्यू कर रहे हो, 1 साल कंप्लीट हो गया पब्लिक डिपॉजिट, उसको आप रिन्यू कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में एप्लीकेशन लेनी है डिपॉजिटर से। डिपॉजिटर जिसने भी आपके यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट करी उससे रिटर्न में एप्लीकेशन ले लेना। और अगर एनबीएफसी ने कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन पास कर रखा है कि मैं पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उसका बोर्ड रिजोल्यूशन देख लेना कि आपने इसका बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा है ना, क्या पब्लिक डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन पास करा है क्या कंपनी ने, मतलब पता चला आपने पास कर रखा है रिजोल्यूशन में कभी भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपने बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके बाद भी आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। डिपॉजिट का एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो ऑडिटर टेस्ट चेक बेसिस पे चेक करेगा कि एक एनबीएफसी डिपॉजिट का रजिस्टर बना के रखती है, ऑनलाइन भी बना सकती है ना, तो रजिस्टर मतलब ऐसा फिजिकल रजिस्टर जरूरी नहीं होता कि किससे कौन कौन सा कब कब डिपॉजिट एक्सेप्ट करी, किस डेट पे करी, क्या इंटरेस्ट रेट है, प्लान लिख रहा। अब जो डिपॉजिट आपने ली, लोगों से डिपॉजिट ली, उस डिपॉजिट के पैसा करोगे क्या, इन्वेस्टमेंट करोगे ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको केवल लिक्विड असेट्स में ही करना है, अप्रूव्ड लिक्विड असेट। कुछ आरबीआई ने अप्रूव लिक्विड असेट, जो भी मेरे पास डिपॉजिट आई, मैं एनबीएफसी हूँ, कहीं से मेरे पास डिपॉजिट आई, तो मैं उस डिपॉजिट का करूंगा क्या, कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा ना उस पैसे को। तो मैं जो अप्रूव्ड लिक्विड असेट, कुछ आरबीआई ने अप्रूव्ड लिक्विड असेट की लिस्ट निकाल रखी है, केवल मैं वहां पे ही मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ उस पैसे को, मतलब इन्वेस्ट कर सकता हूँ एक तरीके से, जो सेफ कस्टडी में हो डेजिग्नेटेड कॉमर्शियल बैंक के साथ। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो भी मैं पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक ने मुझे डिपॉजिट दी तो मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा ना टाइम टू टाइम, 5%, 10%, 18% जो भी, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं चेक करूंगा कि मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर दिया है। प्लस एनबीएफसी को कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ता है टाइमली मैनर पे कि मैंने कितने लोगों से डिपॉजिट लिए, कितने % पे लिए, इंटरेस्ट वगैरह कितना है, वो आरबीआई को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो वो देखूंगा कि उसने एनबीएफसी ने रिटर्न फाइल कराया नहीं कराया। प्लस ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर मुझे देखना है कि क्या कंपनी ने खुद की डिपॉजिट के अगेंस्ट किसको लोन तो नहीं दे दिया, खुद की इनकम डिपॉजिट के अगेंस्ट किसको लोन तो नहीं दे दिया। नहीं सॉरी ये लास्ट दूसरा पॉइंट था, ये तो नीचे आएगा पॉइंट। ये था कि मेरी अगर कंपनी का ना काम ही क्या है, ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब मेरी कंपनी का काम क्या है कि मैं केवल मेरी ग्रुप की कंपनी से उनमें इन्वेस्ट करूंगा। तो क्या मैंने ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास कर रखा है क्या कि मैं केवल ग्रुप की कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर रखा है? तो ये तो अपने पॉइंट समझ लिए। अब उसको याद कैसे करना है सर, समझ तो लिए है, समझ लिए अच्छी बात है, याद करे बिना आप नहीं बोला था नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मैं नहीं बोला था, तो याद तो करना ही पड़ेगा। एक प्रोसेस देखो, कभी भी किसी भी एनबीएफसी को आप कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, प्रोसेस एक फ्लो ऑफ दिमाग में चलाओ। मैंने तो सबसे पहले क्या बोला था कि उस बंदे को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, सबसे पहले उसको बंदे को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। अब क्रेडिट रेटिंग ले ली कि उस हिसाब से मैं डिपॉजिट लूंगा, तो सामने वाले बंदे ने मुझे, जो भी डिपॉजिटर था, उसने मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन दी, उसने मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन ली कि डिपॉजिट ले लो मेरे से। अब मैं देखूंगा कि यार मेरे पास डिपॉजिट लेने की अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर देता हूँ कि मैं डिपॉजिट ले लेता हूँ। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा कि मैं डिपॉजिट ले लेता हूँ, कि मैं डिपॉजिट ले लेता हूँ। अब मैंने डिपॉजिट ले ली, अब रजिस्टर के अंदर लिख दिया कि मैंने इस बंदे से डिपॉजिट ली। सबसे पहले क्या करा,
क्रेडिट रेटिंग ली, क्रेडिट रेटिंग लेने के बाद सामने वाले का मेरे को आया कि सामने वाले का मेरे को आया रिटर्न एप्लीकेशन, मेरे से डिपॉजिट ले लो, रिटर्न एप्लीकेशन है मेरे से डिपॉजिट ले लो। फिर मैंने डिपॉजिट कर लेने के बाद डिपॉजिट रजिस्टर में लिख दिया कि मैंने इससे डिपॉजिट ली। अब डिपॉजिट आने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको इन्वेस्ट करूंगा, कहने का इन्वेस्ट करूंगा, कहने का इन्वेस्ट करूंगा। फिर जैसे साल का अंत हो गया, साल का ईयर एंड हो गया, तो मैं इंटरेस्ट का लेन देन करूंगा, इंटरेस्ट का लेन देन करूंगा। साल का अंत हो गया तो मैं इंटरेस्ट का लेन देन करूंगा और एक रिटर्न फाइल कर दूंगा, और एक रिटर्न फाइल कर दूंगा, एक रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो सबसे मैंने क्रेडिट रेटिंग ली, सामने रिटर्न एप्लीकेशन आई, तो मैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया कि मैं ले लेता हूं पैसा। फिर जो भी मैंने डिपॉजिट ली उसका डिपॉजिट का रजिस्टर मेंटेन करा, डिपॉजिट का रजिस्टर मेंटेन करा। उस डिपॉजिट का जो भी मेरे को डिपॉजिट मिली उसको इन्वेस्ट करा, उस डिपॉजिट को इन्वेस्ट करा, और ईयर एंड आया तो उससे इंटरेस्ट पे करा, ईयर एंड आया तो उससे इन्वेस्ट पे करा, और एक रिटर्न फाइल कर दिया, और एक रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है, तो उसमें मैंने क्रेडिट रेटिंग ली, रिटर्न एप्लीकेशन आई, रिटर्न एप्लीकेशन के बाद मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद डिपॉजिट रजिस्टर में लिख दिया कि इसकी डिपॉजिट आई। अब जो डिपॉजिट का पैसा है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करा, और ईयर एंड पे इंटरेस्ट आया गया, और एक रिटर्न फाइल कर दिया, एक रिटर्न फाइल कर दिया। P2P के अंदर क्या करना है, पीयर टू पीयर लैंडिंग के अंदर मुझे क्या चीजें चेक करनी है। पीयर टू पीयर लैंडिंग के अंदर की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बस आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कराता है, खुद और कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होता, केवल मीडिएटर है वो। ऐसा नहीं कि खुद पैसा लेके कहीं पे देखा, वो दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करा रहा है, एक तरीके से बिहाफ पे दे रहा है उसके पैसा। तो ये बेस लेयर के अंदर होती है। तो जनरली क्या करना पड़ता है, अपन को उसका बिजनेस समझो, क्या करो उसका बिजनेस समझो कि वो उसकी जो एक्टिविटी कर रहा है वो परमिसिबल तो है ना, कि वो केवल एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह को उसके बिहाफ पे दे रहा है, मतलब दोनों को मिला रहा है। ऐसा नहीं कि खुद का पैसा लैंड करने लग जाए, खुद का पैसा लैंड नहीं कर सकता, केवल एक उन दो बंदों को मिला रहा है आपस में केवल, ठीक है ना। सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन चाहिए था, वो उसके पास है या नहीं है। आरबीआई को जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी कि आरबीआई को चीजें रिपोर्ट करनी पड़ती है ना एनबीएफसी को, वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूरी करी है नहीं करी है। अदरेंस टू द लैंडिंग एंड बोरिंग गाइडलाइन की जो भी लैंडिंग बोरिंग गाइडलाइन है, आरबीआई ने कुछ लैंडिंग बोरिंग गाइडलाइन निकाली कि ऐसे ही लैंड करना है, ऐसे ही बोरो करना है, इतने परसेंट पे करना है, प्लान करना है, वो कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है एनबीएफसी। प्लस बोर्ड की कोई अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, कि कौन कौन आके मेरे को लैंड कर सकता है पैसा, मतलब मेरी तो वेबसाइट है ना, केवल एक वेबसाइट है एक तरीके से, कौन कौन आके यहाँ पे पैसा लैंड कर सकता है और कौन कौन ऐसे आके ले सकता है, कौन कौन लैंड कर सकता है, कौन कौन ले सकता है, इसका कोई बोर्ड ने क्राइटेरिया बना रखा है क्या। कोई भी बोर्ड अपनी जो बोर्ड है ना एनबीएफसी का बोर्ड, मतलब एनबीएफसी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बैठे हैं, उसने कोई क्राइटेरिया बना सकता है क्या, बना रखा है क्या इसका, कि कौन कौन पार्टिसिपेंट हो सकते हैं लैंडर बोरोवर। प्राइसिंग ऑफ सर्विस की मैं बीच में कितना 1% 2% चार्ज करूंगा लोन का, तो उसकी क्या प्राइसिंग मैंने कैसे डिसाइड करी है, पॉलिसी है क्या कोई, या फिर पॉलिसी है क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल की, कि लेंडर या बोरोवर को कोई भी शिकायत हो रही हो तो कैसे वो ग्रीवेंस उसकी रिजॉल्व होगी। ठीक है, प्लस अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट हो पार्टीज का, कि ये दोनों आपस में कनेक्ट कर पाए। तो ये चाहिए मुझे चेक करनी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, मैं अंडरस्टैंड करूंगा पहले तो उसके बिजनेस को, कि बिजनेस करने के लिए आरबीआई की जो जो भी चीजें चाहिए वो उसने ले रखी है, बिजनेस करने के लिए आरबीआई की जो जो भी चीजें चाहिए वो उसने ले रखी है। पहले तो मैं क्या करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा उसके बिजनेस को, कि बिजनेस करने के लिए आरबीआई की जो जो भी चीजें चाहिए वो ले रखी है, आरबीआई बिजनेस करने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए वो ले रखी है। क्या क्या ले रखी है, LLR क्या कर रखा है, LLR LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बिजनेस को समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा उसके बिजनेस को, समझूंगा कि आरबीआई के हिसाब से बिजनेस ये वाला P2P बिजनेस करने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने कर रखी है। आरबीआई के हिसाब से क्या था, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड, LLR बोर्ड। पहले तो उसके बिजनेस को समझा, फिर आरबीआई के हिसाब से जो जो भी रिक्वायरमेंट थी, आरबीआई के हिसाब से क्या बड़ा अपन है, जो जो भी रिक्वायरमेंट थी आरबीआई के हिसाब से LLR रिक्वायरमेंट थी, क्या थी रिक्वायरमेंट, आरबीआई आरबीआई आरबीआई, और ये हो गया बोर्ड, ये हो गया बोर्ड। तो आरबीआई के हिसाब से जो जो भी रिक्वायरमेंट थी ये हो गया बोर्ड। आरबीआई के हिसाब से LLR रिक्वायरमेंट थी, LLR रिक्वायरमेंट थी। लैंडिंग एंड बोरिंग की गाइडलाइन, लैंडिंग एंड बोरिंग की गाइडलाइन LLR, नहीं सॉरी LRR हो गया या, हाँ सॉरी सॉरी एल लाइसेंस, लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस की जगह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया इसलिए, ठीक है LRR कर दो यहाँ पे, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के मैं यहाँ पे लग गया LRR। तो लैंडिंग एंड बोरिंग की जो भी गाइडलाइन थी वो फॉलो करिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉलो करिए, और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिया, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले लिया आरबीआई के हिसाब से। तो पहले मेरे बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंडिंग करी कि LRR जो जो भी मुझे चाहता है आरबीआई के हिसाब से, मुझे LRR लग रहा था वो मैंने ले लिया। लैंडिंग बोरिंग गाइडलाइन फॉलो कर ली, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉलो कर ली, रजिस्ट्रेशन ले लिया। लैंडिंग बोरिंग रिक्वायरमेंट LR से रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग, एक आर से रिपोर्टिंग हो गई, एक आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, एक आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, LRR रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन हो गया, और एक लैंडिंग बोरिंग गाइडलाइन हो गई। ये मैंने फॉलो करी है, मैंने फॉलो करी है। सो आरबीआई के हिसाब से LRR जो मुझे अंडरस्टैंडिंग ले ली कि LRR मैंने फॉलो करा, अंडरस्टैंडिंग ले ली कि LRR मैंने फॉलो करा है।
आरबीआई के हिसाब से प्लस बोर्ड की रिक्वायरमेंट फॉलो करी, बोर्ड की रिक्वायरमेंट, आरबीआई की रिक्वायरमेंट भी हो गई, एक बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी। बोर्ड ने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला था क्या पार्टिसिपेंट वगैरह का, कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज क्या था, पढ़ा है प्राइसिंग कैसे डिसाइड हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्राइसिंग और ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट 6-7 याद कर लो, 5-6 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे भी कोई भी, तो 6 ज़्यादा याद कर लो तुम, 6 से ज़्यादा याद करने की तुमको जरूरत है नहीं वैसे भी, ठीक है ना। 6 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, पढ़ना सारे, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, बाकी याद तो 5-6 करके चलो काफ़ी है। अब भाई प्रूडेंस नॉर्म चेक करना है आपको, क्या चेक करना है, प्रूडेंस नॉर्म चेक करने हैं आपको। प्रूडेंस नॉर्म चेक करने हैं, 2 पॉइंट प्रूडेंस के हिसाब से, 2 पॉइंट एनपीए के हिसाब से, बस ऐसे याद हो जाएंगे। 2 पॉइंट प्रूडेंस के हिसाब से, 2 पॉइंट एनपीए के हिसाब से, मतलब आपको कंप्लायंस चेक करनी है प्रूडेंस नॉर्म की, जितने भी प्रूडेंस नॉर्म अपने पढ़े ना, इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करनी है बंदे को, एनबीएफसी को, एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, फलाना डिग्रा, जो भी ऐसे प्रूडेंस नॉर्म है, इनकम रिकॉग्नाइजेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम जो भी होगी इन्वेस्टमेंट से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करने हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी है इन्वेस्टमेंट के, एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, डाउटफुल डेट वगैरह कैसे बनाने हैं, प्रोहिबिशन ऑन ग्रांटिंग ए लोन अगेंस्ट ऑन शेयर, मतलब एनबीएफसी के खुद के शेयर्स, खुद के जो शेयर्स होते हैं ना, मतलब एनबीएफसी भी लिस्टेड हुई समझो, तो उसके जो खुद के शेयर है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई डिपॉजिटर आया और एनबीएफसी के शेयर को ही सिक्योरिटी रख के उसके अगेंस्ट लोन लेके चले गया, एनबीएफसी के शेयर को, मतलब खुद के शेयर के अगेंस्ट ही उसने, खुद के शेयर के अगेंस्ट ही उसने लोन दे दिया। कोई भी डिपॉजिटर आया, मतलब बोरोवर, उसने क्या करा, उसके पास असेट के रूप में क्या था, मेरी खुद के एनबीएफसी के शेयर थे, उसने वो मुझे डिपॉजिट कराया कि ये लो तुम्हारी सिक्योरिटी, और लोन लेके चले गया, वो अलाउ नहीं होता, बोलाओ नहीं होता। तो ये सारे प्रूडेंशियल नॉर्म उसको फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस मुझे देखना पड़ेगा कि सारे प्रूडेंशियल नॉर्म फॉलो करे हैं रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल डेट भी, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल डेट भी ये फॉलो करे, ऊपर वाले सारे प्रूडेंशियल नॉर्म फॉलो करे और ये नीचे वाले भी मैंने फॉलो करे। तो मतलब दोनों तरह के 2 पॉइंट किसके हो गए, प्रूडेंशियल नॉर्म के 2 पॉइंट किसके हो गए, प्रूडेंशियल नॉर्म के, प्रूडेंशियल नॉर्म के 2 पॉइंट उसने फॉलो करे, सारे के सारे प्रूडेंशियल नॉर्म वाले हो गए, प्लस 2 पॉइंट मुझे एनपीए के चेक करना, 2 पॉइंट एनपीए के चेक करना है कि एनपीए की इनकम में तभी रिकॉग्नाइज करूंगा जब मुझे रियलाइज हो जाए, एनपीए की इनकम जब तक रियलाइज नहीं होगी तब तक मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, रियलाइज हो जाएगी मतलब मेरे पास एक बार पैसा आ गया है तभी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, क्रूड बेसिस पे नहीं करूंगा। प्लस अगर पिछली बार कोई एनपीए था, पिछले साल तो वो एनपीए था, पर इस साल उसको अपन स्टैंडर्ड सेट दिखा रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि पिछली बार एनपीए था, इस बार स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हैं, क्या उसका पैसा रियलाइज हो गया, क्या उसका पैसा रियलाइज हो गया क्या, तो अपन को देखना है कि पिछले बार का एनपीए भी अभी एनपीए में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, फलाना देखना पड़ेगा। 2 प्रूडेंस नॉर्म के पॉइंट हो गए, 2 एनपीए के हो गए, 2 प्रूडेंस नॉर्म 2 एनपीए के। एक और याद करना हो तो एक और ये देख लो कि डिमांड और कॉल लोन, डिमांड कॉल लोन होता है कि उसकी कोई पॉलिसी बना रखी है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, डिमांड कॉल लोन मतलब आपने लोन दे रखा है, कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, कॉल लोन के हिसाब से डिमांड लोन, कि जब मैं मांगूंगा तेरे से पैसा तब मुझे वापस दे देना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, बस डिमांड लोन या कॉल लोन नाम से आपने किसी को लेंड करके पैसा कि जब मैं तेरे से पैसा मांगू उस दिन मुझे दे देना चुपचाप ला के पैसा, ऐसा कोई भी, तो उसकी कोई पॉलिसी बना रखी है क्या, बोर्ड की कोई अप्रूव पॉलिसी है क्या। तो भाई 2 तो मैंने प्रूडेंस नॉर्म के पॉइंट हो गए, 2 प्रूडेंस नॉर्म के पॉइंट हो गए, 2 प्रूडेंस नॉर्म के पॉइंट हो गए, 2 एनपी के पॉइंट हो गए और एक डिमांड लोन कॉल वाला पॉइंट हो गया, यही प्रूडेंस नॉर्म में अपन को चेक करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के अंदर कुछ ऑडिटर की जनरल चेकलिस्ट होती है, किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के अंदर। इसके अंदर देखो इतने सारे पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट याद नहीं करने, 10 पॉइंट रट्टा नहीं मारना, 10 के 10 पढ़ने, एमसीक्यू कैसे भी आ सकता है, पर जो याद करने के 5-6 पॉइंट याद करने हैं आपको, तो इतना लोड मत लेना कि इतने सारे सारे पॉइंट कैसे याद होंगे, वो नहीं करना है अपन को, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे कैसे याद करना है अपन को, कुछ पॉइंट शेयर्स के रिलेटेड है, कुछ पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड, कुछ पॉइंट सेट के रिलेटेड है, तो अपन को ऐसे ही याद हो जाएंगे यहाँ पे पॉइंट, ठीक है ना। तो शेयर्स के रिलेटेड क्या पॉइंट है कि आप किसी भी असेट के लिए लोन दे रहे हो, किसी भी असेट के लिए, कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ट्रैक्टर खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे लोन दो, या फिर कहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को, या फिर ऐसी किसी भी चीज़ के लिए मैं लोन दे रहा हूँ उनको, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी, अगर वो मुझे शेयर्स एंड सिक्योरिटी के बदले लोन रखे, मुझे शेयर्स एंड सिक्योरिटी मेरे को सिक्योरिटी में जमा के आके जा रहा है शेयर्स, तो वो जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी है मुझे फिजिकली वेरीफाई करनी पड़ेगी। अगर वो फिजिकल शेयर्स होते थे पुराने जमाने में, अब तो नहीं होते, तो फिजिकल शेयर मुझे जमा कराने पड़ेंगे। अगर वही डिपॉजिटरी के पास हुए, अगर वही डिपॉजिटरी के पास जो आजकल होते हैं ना, आजकल तो डिपॉजिट जीरोदा वगैरह के अंदर होते हैं क्या, एनएसडीएल या सीडीएसएल वगैरह जो होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम वगैरह, तो उसके अगेंस्ट है तो डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन लूंगा, या तो फिजिकल शेयर है तो जाके चेक करके आऊंगा, डिपॉजिटरी के पास है वो तो कंफर्मेशन ले लूंगा डिपॉजिटरी से। और खुद की सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन नहीं देना, मैंने तुमको बात करी थी, खुद के ही शेयर्स के अगेंस्ट आप लोन दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो शेयर्स के अगेंस्ट 3 पॉइंट हो गए, अगर फिजिकल शेयर तो मैं जाके चेक करके आऊंगा फिजिकल वेरिफिकेशन,
बाकी डिपॉजिटर के पास है तो मैं ऐसे चेक करके आऊंगा, और खुद के अगेंस्ट आप लोन नहीं दे सकते, खुद के शेयर के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे हो गए आपके पास, 3 पॉइंट तो वैसे ऐसे हो गए। उसके बाद अकाउंटिंग शेयर और इनकम रिकॉग्निशन रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए। इसके अंदर कि आपको एस 13 जो अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला है वो एस 13 पूरा का पूरा फॉलो करना है। प्लस डिविडेंड इनकम आपको तभी रिकॉग्नाइज करनी है जब कंपनी वाला डिक्लेयर कर दे एजीएम के अंदर डिक्लेयर कर दे तब। और इंटरेस्ट इनकम आप जब तक अगर एनपीए नहीं हुआ तो अक्रूड बेसिस पे करो, एनपी हो गया तो रियलाइज बेसिस पे करो, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम आपको कब रिकॉग्नाइज करनी है, एक तो एज 13 भी यही बोलता है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बाकी आपको इनकम वगैरह डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह को कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, 2 पॉइंट उसके रिलेटेड हो गए। असेट रिलेटेड हो गए, क्लासिफिकेशन जो भी आपके असेट है, लोन एडवांस आपने दे रखा उसका क्लासिफिकेशन असेट सब स्टैंडर्ड डाउटफुल बिल्कुल सही से होना चाहिए। प्लस आपका कोई भी असेट इन्वेस्टमेंट हो तो उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ अदर पॉइंट के अंदर है कि बोर्ड मिनट आपको जो भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल परचेस करे हैं तो उसके बोर्ड मिनट्स चेक कर लेना। कोई भी ब्रोकर है, जो भी ब्रोकर ने अगर कोई आप कमीशन वगैरह चार्ज करा है तो उसका बिल कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह चेक कर लेना। सिंगल बोरोवर या फिर एक ग्रुप ऑफ बोरोवर को एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा पैसा मत देना। एक लिमिट दे रखी है कि भाई एक स्पेसिफिक लाइक एग्रीकल्चर हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गई, एग्रो इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, फलाना डिगरा। तो आप स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री को एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा पैसा मत देना, वो बहुत रिस्की हो जाता है कि एक ही इंडस्ट्री को पैसा दे पूरी इंडस्ट्री डूब गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो सिंगल बोरोवर को या फिर ग्रुप ऑफ बोरोवर को, रिलायंस लिमिटेड की बहुत सारी कंपनीज हो गई, आप सबको मिला के ऐसा पैसा नहीं दे सकते ना कि पूरा पूरा रिलायंस को ही दे दिया, डूब गया रिलायंस तो क्या हो जाएगा। तो भाई अब अपन को कैसे याद करना है, इसके अंदर शेयर्स रिलेटेड तीनों के फिजिकल शेयर्स है तो आपको फिजिकल ही चेक करके और डिपॉजिट के पास तो कंफर्मेशन लेके आओ, खुद के शेयर्स के अगेंस्ट पैसा मत देना। एस और अकाउंट के एस के अंदर आपको फॉलो करना है, एक तो एस कौन सा 13 था ना, एस 13 फॉलो करना है, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो करना है। प्लस आपको इनकम देखनी है कि डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी है, तो ये 5 पॉइंट तो यहाँ पे हो गए। फिर असेट रिलेटेड, असेट का क्लासिफिकेशन आपको सही करना है, प्लस असेट का वैल्यूएशन आपको सही करना है, क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन आपको सही करना है। तो ये 7 पॉइंट तो ऐसे याद हो गए, काफी अपने को 5-7 याद करना है। अच्छा, अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। फ्रॉड, एनबीएफसी कोई फ्रॉड, एनबीएफसी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको क्लासिफिकेशन कैसे करना पड़ेगा। सोशल तो ए से 240 अपने पढ़ा था, तो 2 फ्रॉड अपन नहीं पढ़े थे वहाँ पे, मिस अप्रोप्रिएशन वाला एक तो, और एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट और एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे भी वही, एक तो फ्रॉडुलेंट हो गया और एक मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, फ्रॉडुलेंट और एक मिस अप्रोप्रिएशन, दो तो ऐसे याद रखो। जैसे ऐसे 240 के अंदर पढ़ा था, ऐसे 240 किससे डील करता है, फ्रॉड से, उसके अंदर अपने पढ़ा हुआ है ना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट और एक मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो मिस अप्रोप्रिएशन एक यहाँ पे हो गया, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब मैनिपुलेट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो यहाँ पे हो गया। तो दो तो ये हो गए, मिस अप्रोप्रिएशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्यों भी पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, या फिर कोई भी फोर्ज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पे नकली साइन वगैरह करके, फोर्ज करके इनकैश करा लिया, चेक पे गलत साइन करके, मैनिपुलेट कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फिक्टिशियस अकाउंट बना लिया प्रॉपर्टी वगैरह कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 फ्रॉड एक ये हो गए। और बाकी सीसीजीएफ क्या हो गया, सीसीजीएफ बाकी तो 2 तो अपन ने ऐसे 240 के हिसाब से देखे। उसके बाद सीसीजीएफ, उसके बाद क्या देखा अपन ने, सीसीजीएफ, सीसीजीएफ कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज, सीसीजीएफ, कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फोर्जरी, चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड कैश शॉर्टेज और चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज और चीटिंग एंड फोर्जरी। तो सीसीजीएफ कैश शॉर्टेज, आपका नेग्लिजेंस की वजह से आपका कहीं भी कैश शॉर्ट हो गया, नेग्लिजेंस की वजह से कैश शॉर्ट हो गया तो फ्रॉड मान सकते हैं। चीटिंग या फोर्जरी करी आपने तो फ्रॉड मान सकते हैं। जीएफ, सीसीजीएफ, जी एफ से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हुई, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आपको लग रहा है कि कोई भी इरेगुलरिटी है तो फ्रॉड मान लेंगे। प्लस इलीगल ग्रेटिफिकेशन, मतलब किसी ने अनऑथोराइज तरीके से किसी को कोई भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन दे दिया, 10 करोड़ का लोन यूं ही दे दिया, कुछ भी ऐसी सब्सिडी वगैरह दे दी, तो इलीगली आपने किसी को ग्रेटिफिकेशन कर दिया, अनऑथोराइज वैसे किसी को क्रेडिट दे दिया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सीसीजीएफ कैश शॉर्टेज, चीटिंग फॉर्जरी, ग्रेटिफिकेशन और एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ग्रेटिफिकेशन और इलीगल ग्रेटिफिकेशन और एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में इरेगुलरिटी, या फिर कोई भी दूसरा फ्रॉड जो ऊपर वाली हेडिंग में नहीं कवर हो रहा, वो सारे फ्रॉड ये तरह देंगे। तो ये फ्रॉड का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो भाई जनरली जो ये होता है ना, कैश शॉर्टेज एक जो अपने पढ़ा, और एक ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, 2 पॉइंट जो पढ़े, डी वाला और एफ वाला। तो एक नेग्लिजेंस ऑफ कैश शॉर्टेज और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इसको फ्रॉड अपन रिपोर्ट करेंगे जब इंटेंशन टू चीट और डिफ्रॉड प्रूव हो जाए या फिर सस्पेक्ट हो। इंटेंशन टू फ्रॉड, कि मेरा इंटेंशन ही कि कैश का शॉर्टेज हुआ, कैश का शॉर्टेज तो गलती से भी हो सकता है ना, कैश का शॉर्टेज तो गलती से भी हो सकता है। तो जब तक अपन को ऐसा सस्पेक्ट ना हो कि नहीं गलती से नहीं हुआ है, ये फ्रॉड ही था, नहीं गलती से नहीं हुआ ये फ्रॉड ही था, या तो ऐसा सस्पेक्ट हो अपन को, या फिर प्रूव ही हो जाए, या फिर प्रूव ही हो जाए कि नहीं भाई ये कैश का शॉर्टेज, किसी कैशियर ने जेब में पैसा डाला है, किसी जेब में डाला, ये फ्रॉड है, गलती से नहीं हुआ है कि गलती से कोई काउंटिंग मिस्टेक हुई, ऐसा नहीं है भाई, ये फ्रॉड है।
जब तक या तो सस्पेक्ट ना हो या फ्रॉड हो, सेम इरेगुलर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को इरेगुलरिटी हो, तो जब तक अपन को सस्पेक्ट या फिर प्रूव ना हो जाए तब तक अपन रिपोर्ट नहीं करना है। और इस केसेस के अंदर तो हमेशा अपन को बताना है, इस केसेस के अंदर आप मान लेना कि डीम्ड फ्रॉड मानेंगे। क्या मानेंगे? कि डीम्ड फ्रॉड, कि चाहे सस्पेक्ट या फिर प्रूव ना हो तो भी अपन को फ्रॉड यहाँ पे मानेंगे। कब? जब कैश शॉर्टेज 10,000 से ज़्यादा हो। कैश शॉर्टेज 10,000 ज़्यादा है तो हमेशा मानेंगे कि ये फ्रॉड का इंटेंशन टाइप ही रहा होगा। कैश शॉर्टेज 10,000 से कम ज़्यादा हो गया, कैश का शॉर्ट मतलब असली के अंदर, तो कैश शॉर्टेज 10,000 ज़्यादा हो गया। या फिर कैश शॉर्टेज केवल 5,000, यहाँ पे तो क्या 10,000 की लिमिट थी, यहाँ पे 5,000 ही बोल दिया। कि वो ना जो कैशियर का बंदा था, जो कैशियर का बंदा था, अब उसको अगर कभी उसको दिखा कि यार इस बार कैश का शॉर्टेज हो रहा है, तो उसको जाके मैनेजमेंट को कंप्लेन करनी थी ना, कि मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दी यार गलती से मेरे से गलती हो गई इस बार, तो उसको बता दे कि यार मेरे से गलती हो गई, मेरे से इस बार कैश शॉर्टेज आ रहा है, तो हम मान जाते ठीक है, तो हम 10,000 की लिमिट लेते तो ही रिपोर्ट करते। पर आपने ना, जो बंदा कैश हैंडल कर रहा है उसने ना मैनेजमेंट को बताया, ना ऑडिटर को बताया, किसी को नहीं बताया था उसने। उन मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, या फिर जो भी इंस्पेक्शन ऑफिसर आया था, मैनेजमेंट, ऑडिटर या फिर जो भी इंस्पेक्शन ऑफिसर आया था, उसने ढूंढा, पता पड़ा, उसने ढूंढा, तब पता पड़ा कि इसका कैश का शॉर्टेज था। और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मतलब कैशियर था, उसने कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं करा, उसने कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं करा, मतलब उसके मन में चोर था। रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी था ना, वो केस पे बैठा था कैशियर, उसके मन में चोर था, उसके मन में चोर था। तो उस केस के अंदर मान लेंगे कि 5,000 से जैसे ज़्यादा अगर वो हुआ ऐसा वाला छोटापंदी, तो उसको अपन मान लेंगे फ्रॉड था, उसके अंदर अपन मान लेंगे फ्रॉड है, उसको क्या मान लेंगे? फ्रॉड है। ठीक है सर। इसे 200,000 के हिसाब से, फिर सीसीजीएफ के 200,000 के हिसाब से, फिर सीसीजीएफ। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? कंप्लाइंस विद द एनबीएफसी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट की रिपोर्ट देनी पड़ती है अब उसको। ऑडिट रिपोर्ट अपन हर चैप्टर, हर के अंदर पढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के हिसाब से भी ऑडिट रिपोर्ट आती है। तो एक ऑडिट रिपोर्ट जाती है शेयर होल्डर्स को, जो अपन बनाते हैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। उसके अलावा भी एनबीएफसी में कुछ ऑडिट रिपोर्ट एक्स्ट्रा जाती है। एक तो जाती है 143 के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके अलावा भी मतलब जो एक शेयर होल्डर को जाती है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के हिसाब से शेयर होल्डर को जाती है, उसके अलावा भी 2 रिपोर्ट और जाती है। एक तो शेयर होल्डर को जाएगी, वो अलग हो गई। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी जाएगी एक ऑडिट, एक रिपोर्ट अलग से बन के जाएगी उनके लिए। एक आरबीआई को भी एक एक्सेप्शनल बेसिस पे एक रिपोर्ट अलग बन के जाएगी। तो क्या क्या बन के जाएगी मैं बताता हूँ। तो 3 तरह की रिपोर्ट हो गई। शेयर होल्डर को एक जाएगी, वो अलग होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक अलग से जाएगी, और एक आरबीआई को एक अलग से रिपोर्ट एक और देनी पड़ेगी। हम्म। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो रिपोर्ट देंगे अपन ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? तो बोर्ड डायरेक्टर को जो रिपोर्ट देंगे उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो हर एनबीएफसी के केस में कम से कम ये वाली चीज तो इंक्लूड होगी होगी। प्लस अगर एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट लेती हो, जो पब्लिक डिपॉजिट लेती हो, उसमें ऊपर के अलावा, एक तो ऊपर तो क्या हर एनबीएफसी में जाने जाना है, ये एडिशनल चीजें कुछ और इंक्लूड होगी। और जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हो, उसके अंदर ये चीजें और आएगी, एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है। तो एक तो ये तो हर एनबीएफसी में आना ही आना है, कि क्या कंपनी ने, हर एनबीएफसी में लिख के देना है अपन को, क्या एनबीएफसी के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था नहीं था। और ईयर एंड पे जो भी अपन ऑडिट कर रहे हैं, उसके ईयर एंड पे क्या वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को होल्ड करने की औकात रखती थी, मतलब उसका नेट आउट फंड वगैरह 10 करोड़ वगैरह था नहीं था। तो एक ऑडिटर लिख के दे देगा कि हाँ भाई वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने की औकात रखती थी। ठीक है ना। तो वेदर द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड, क्या उसने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ले लिया था, और क्या उसकी एंटाइटल थी, मतलब उसकी औकात थी कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च जो होता है अपना, वो लास्ट ईयर तक रख लेते हैं। तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ले भी लिया था, उसकी औकात भी थी रजिस्ट्रेशन रखने की, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रखने के लिए एंटाइटल भी थी, प्लस उसकी नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी। तीनों कंडीशन बहुत बेसिक चीजें। तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ले भी लिया था, एंटाइटल भी थी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के, और साथ उसका नेट ऑन फंड भी पूरा हो रहा था। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही थी। ये अपन को हर एक एनबीएफसी के केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना ही बताना है। तो वो जो सर्टिफिकेट होगा ना, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिख के देगा, स्टैट्यूटरी लिख के देगा कि हाँ भाई ये एनबी होल्ड करती थी, प्लस एंटाइटल भी थी, प्लस नेट ऑन फंड भी था। तो ये तीनों वाली जो ये जो होगी ना, ये इसको चेक करने के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। वो ना वो सबमिट करना पड़ेगा रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। नॉन बैंकिंग सुपरविजन का रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट होता है, या आरबीआई का डिपार्टमेंट होता है, या आरबीआई का खुद का एक डिपार्टमेंट होता है, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। उसको सबमिट करना पड़ेगा ये एक सर्टिफिकेट, जो स्टेट ऑडिटर इशू करके देगा कि हाँ ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वो देना पड़ेगा विथ इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन बैलेंस शीट। जब भी बैलेंस शीट फाइनल हो जाए उसके 1 मंथ के अंदर अंदर, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर ये वाला सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट नॉन बैंकिंग सुपरविजन। पर जो विथ इन 1 मंथ, जब बैलेंस शीट फाइनल हो जाए वो विथ इन 1 मंथ के अंदर, पर 31 दिसंबर के पहले पहले दे देना, मतलब 30 दिसंबर के पहले पहले दे ही देना, 30 दिसंबर के पहले पहले दे ही देना है, 30 दिसंबर के पहले पहले दे ही देना भाई।
ठीक है, तो वो तो हर केस में देनी ऊपर वाली चीजें तो अपन को। उसके अलावा इन एडिशन टू अबाउ अगर कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, क्वेश्चन भी आया हुआ सेपरेट डिपॉजिट बताओगे, सेपरेट बताओ जब एक्सेप्ट करी पब्लिक डिपॉजिट तो उसके अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और क्या क्या होगी। तो एक तो जो अपन ने ऊपर पढ़ा अपन ने ये वाले मैटर वो तो होंगे ही होंगे, प्लस कुछ एडिशनल चीजें भी देनी है अपन को। क्या डिपॉजिट ले रही है एनबीएफसी, डिपॉजिट ले रही है तो अपन को क्या रिपोर्ट करना है, क्या डिपॉजिट लेने की औकात है, क्या डिपॉजिट लेने की औकात है, जितनी औकात है उतनी ही लीना, एग्जिट तो नहीं करी, क्या डिपॉजिट लेने की औकात है और जितनी औकात थी उतनी ली, एग्जिट तो नहीं करी ना, तो मतलब और बाद में पेमेंट करते हो डिफॉल्ट नहीं करा, बाद में पेमेंट करते हो डिफॉल्ट नहीं करा, जितनी डिपॉजिट लेने की औकात थी उतनी ही ली, जितनी डिपॉजिट लेने की औकात थी उतनी ली, एग्जिट तो नहीं ली ना, मतलब जितनी डिपॉजिट लेने की औकात थी उतनी ही ली ना, एग्जिट तो नहीं कराना और डिफॉल्ट तो नहीं कराना, पेमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो डिपॉजिट लेने की जितनी औकात थी, औकात कैसे पता पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग से, नेट ऑन फंड से, उससे मैंने तुमको बताया था। देखो तो क्रेडिट रेटिंग ली है, क्रेडिट रेटिंग मैंने बोला क्राइसिल से क्रेडिट रेटिंग ली, अपने बात करी थी ऊपर, क्राइसिल से A+B+ कुछ क्रेडिट रेटिंग ली, तो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपको डिपॉजिट लेनी है। प्लस जो भी क्रेडिट रेटिंग ली है वो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से ली है, तो क्राइसिल जैसी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन, 5-10 ऑर्गेनाइजेशन और भी होती है, तो जिसने भी क्रेडिट रेटिंग दी है वो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्राइसिल एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपको एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, प्लस एक रिकॉग्नाइज बॉडी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए कि क्रेडिट रेटिंग से आपने, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग मिली, उसके बाद आपने पब्लिक डिपॉजिट ली है, प्लस जो क्रेडिट रेटिंग जिससे लिए वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिस्टेड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो एक्ट है उसने बता रखा है कि ये क्राइसिल जैसी एजेंसी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एजेंसीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं रेटिंग देने के लिए, तो उन वाली एजेंसी से ही लिया आपने, क्रेडिट रेटिंग ली है, प्लस जो रिकॉग्नाइज एजेंसी है उसी से ली है आपने। ठीक है, प्लस एक मिनिमम सीआरआर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। मिनिमम सीआरआर अपन ने पढ़ा था ना, अपन 15% पढ़ा था, 15% और एक 10% था उसके अंदर टायर 1 के अंदर, तो मिनिमम सीआरआर की रिक्वायरमेंट, तो अगर ये मतलब औकात थी, मतलब आपकी डिपॉजिट की औकात तो थी ना, क्रेडिट रेटिंग हमने ले ली जिस ऑर्गेनाइजेशन लेनी थी उससे ली, प्लस आपकी सीआरआर भी मीट कर रही है, तो एक तो क्रेडिट रेटिंग की औकात थी, आपकी क्रेडिट रेटिंग की औकात थी, प्लस जितनी औकात थी उतनी ही ली, एग्जिट तो नहीं ली ज्यादा, जितनी औकात थी उतनी ली, उससे ज्यादा तो नहीं ले लेना, एग्जिट तो नहीं कर दिया ना आपने, और जब रिपे करने की बारी आई तब डिफॉल्ट ना करा, जब रिपे करने की बारी आई तब डिफॉल्ट ना करा, तो डिपॉजिट ली आपने, अगर डिपॉजिट लिए तो ज्यादा नहीं लिए, एक तो डिपॉजिट ली है, एक तो डिपॉजिट जो आपने ली है वो ज्यादा नहीं लिए, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करी है ना आपने, या तो पब्लिक से करिए, पब्लिक से डिपॉजिट कैसे करिए, आप उन्हें उनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड वगैरह दे दिए इशू करके, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर दे दिए, उनसे पैसा ले लिया, एक तरह से उनसे डिपॉजिट ले ली, या फिर शेयर होल्डर से आपने ले लिया, पब्लिक से ले लिया, शेयर होल्डर से ले लिया, वो विथ इन परमिसिबल लिमिट ही लिया है, विथ इन परमिसिबल लिमिट ही लिया है। ठीक है, डिपॉजिट एक्सीड नहीं करिए आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जितनी थी, मतलब जितनी औकात थी उतनी डिपॉजिट ही ली है, मतलब जितनी औकात थी उतनी डिपॉजिट लिए, डिपॉजिट जो लिए आपने पब्लिक शेयर होल्डर वगैरह से वो विद इन द लिमिट लिए, एक्सीड नहीं करी, एक्सीड नहीं करी, विद इन द लिमिट लिए, एक्सीड नहीं करी। ठीक है, डिपॉजिट लेने की औकात थी, 3 पॉइंट अपन ने वहाँ पे लिख दिए सीआरआर और 2 पॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, फिर जितनी डिपॉजिट लिए आपने वो विद इन द लिमिट लिए, एक्सीड नहीं करिए जितनी क्रेडिट रेटिंग बोलता है उससे ज़्यादा, और रीपे करते हुए कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा, रीपे करते हुए कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा, डिफॉल्ट तो कभी भी नहीं करा है ना आपने इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल देने के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने 6 के 6 ऐसे याद हो चुके, बहुत ईजी तरीके से याद करें अपन ने। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को याद हो गया 6 के 6। उसके बाद ये कुछ एडिशनल कंप्लेंट्स याद मत करो पर पढ़ लो एक बार, एमसीक्यू वगैरह के लिए आ जाए, क्योंकि 6 पॉइंट काफी है याद करने के लिए। तो ठीक है, तो बाकी ये अपने हो गए कि आपने कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो इंटरेस्ट वगैरह आपने कभी भी ड्यू हो चुका है क्या, तो कितना ड्यू हुआ है, प्रिंसिपल जो भी अमाउंट है जिस पे आपका इंटरेस्ट वगैरह ड्यू हो चुका है वो उस पर कितना अमाउंट है वैसा वो बता दो। अब आप प्रूडेंशियल नॉर्म आप सारे फॉलो कर रहे हो ना, इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, असेट क्लासिफिकेशन, बैड डेट कितना बनाना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो ना आप आरबीआई को, आरबीआई को कुछ रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं कि हाँ पे मैं प्रूडेंशियल नॉर्म कर रहा हूँ कंप्लाई, और ये मेरा सीआरआर वगैरह है। रिटर्न ऑन डिपॉजिट के आपने कितनी डिपॉजिट वगैरह ले रखी है, कैसी कैसी ले रखी है, वो उसके भी रिटर्न आरबीआई को देने होते हैं, वो भी कर रखा है मैंने। अगर कोई भी न्यू ब्रांच ऑफिस खोला है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, खोलने की या बंद करने की भी होती है शायद यहाँ पे, और इन द केस ऑफ क्लोजर ऑफ एक्जिस्टिंग ब्रांच, कोई भी नया ब्रांच खोला बंद करा है तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरी करी है। प्लस लिक्विड एसेट की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफिल करी है, लिक्विड एसेट की कि मेरे को इतनी मिनिमम लिक्विड एसेट तो मेंटेन करनी ही करनी है एनबीएफसीज को, जैसे बैंक के अंदर होता है ना एसएलआर सीआरआर वगैरह, तो वैसे यहाँ पे भी लिक्विड एसेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको मेंटेन करना है। और जो भी इन्वेस्टमेंट लेता है बैंक एक एनबीएफसी, तो वो सॉरी जो भी डिपॉजिट लेता है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करता है, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करता है ना, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट में ही करना है जो कॉमर्शियल बैंक वाली हो, डेजिग्नेटेड बैंक अप्रूव्ड बाय द अप्रूव्ड होनी चाहिए सिक्योरिटी, जो भी लिक्विड एसेट का।
अब एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अभी अपन ने पढ़ा पहले तो नॉर्मल सारे केस के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, प्लस उसके बाद एनबीएफसी को डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस केस के अंदर क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी? क्या बोर्ड ने कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन पास करा है क्या कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो वो देख लो, आप बोलो ना आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपका रिजोल्यूशन बताओ कि आपने एक रिजोल्यूशन पास करा है कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आपका रिजोल्यूशन बताओ। बोर्ड ने रिजोल्यूशन दिया है कि भाई हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोर्ड ने रिजोल्यूशन दिया है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने रिजोल्यूशन तो पास कर दिया, उसके बाद कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं कर ली ना, आपने रिजोल्यूशन तो पास कर दिया, उसके बाद कोई एक्सेप्ट तो नहीं कर ली ना, कंपनी इज एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट। एक तो आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बाद कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं करी ना, कि हाँ भाई आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास करा है, तो उसके बाद आपने कभी एक्सेप्ट तो नहीं कर लेना, उसके बाद कभी आपने एक्सेप्ट तो नहीं कर लेना। प्लस प्रूडेंशियल नॉर्म तो हमेशा फॉलो करने ही करने, प्रूडेंशियल नॉर्म तो आपको हमेशा फॉलो करने ही करने हैं। अब ये दो अलग केस आ गए, दो एक अलग केस आ गए। एक तो हो गया कि अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग में भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो क्या वो करेक्टली क्लासीफाई करा हुआ है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो भी डेफिनेशन होती है ना, कि मतलब अगर 85% तक का 85-75% तक उसको माइक्रो छोटे लोगों को ही लोन देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो वाली जो भी डेफिनेशन है तो उसको करेक्टली क्लासीफाई कर रखा है कि अगर वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आ रही है तो उसको करेक्ट सही तरीके से क्लासीफाई कर रखा है कि अगर उसकी हाँ कोई क्राइटेरिया सारा एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है उसको एमएफआई बनने की, तो उसको एमएफआई में करेक्ट फुलफिल कर रखा है। और अगर नॉन डिपॉजिट में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट निकल गई, तो नॉन डिपॉजिट में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी निकल गई, तो भाई आपको दो चीजें एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी उस वक्त में। क्या क्या? एक तो सीआरएआर आपने सही तरीके से कैलकुलेट करा है, सीआरआर जो अपने कैलकुलेट करता है ना, कैपिटल रिजर्व एडिक्वेसी रेशियो, तो वो अपने सही तरीके से कैलकुलेट करा है। प्लस वो जो रेशियो है ना वो आपने आरबीआई को सबमिट भी करा है, तो वो देखो कि आरबीआई को रेशियो सीआरआर बताना पड़ता है कि हमारा इतना सीआरआर है, तो सही तरीके से कैलकुलेट करा है। प्लस आपको ना आरबीआई को ये भी देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? एनुअली स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल कितनी थी हमारे पास, रिस्की एसेट कितनी है, रिस्की एसेट रेशियो कितना है, देखो ये भी देना पड़ता है। सीआरआर भी देना पड़ेगा और ये आपको ये भी देना पड़ेगा कैपिटल एसेट, रिस्क एसेट, कैपिटल फंड, रिस्की एसेट। तो आरबीआई को जो दे रहे हो वो चेक करना कि सही है, ठीक है। तो ये जब नॉन डिपॉजिट में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, तो ये भी देना पड़ेगा। बाकी तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराया क्या कि आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और कभी आपने कोई एक्सेप्ट कर तो नहीं ली, बाकी प्रूडेंशियल नॉर्म चेक करने पड़ेंगे। ये तीन नहीं हो गए, बाकी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का हो गया। अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट में तो आपको सीआरआर देखना पड़ेगा, एक तो सही से कैलकुलेट हुआ, और कैपिटल फंड और रिस्क एसेट वाला देखना पड़ेगा। रीजन, कभी भी आप किसी भी ऊपर वाले में भी ऊपर जो अपने पॉइंट पढ़े ना, कहीं पे भी अपन क्वालिफिकेशन निकालोगे कि एनबीएफसी ने कोई भी गलती करी है ऊपर वाली चीज की, डिपॉजिट ज्यादा एक्सेप्ट कर लिए कि जितनी क्रेडिट रेटिंग थी या सही क्रेडिट एजेंसी से रेटिंग नहीं लिए, तो ऐसा कुछ भी आप रीजन मतलब क्वालिफाइड कर रहे हो रिपोर्ट को, तो उसका रीजन दो कि आप क्यों क्वालिफाइड कर रहे हो, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन डाल के दो कि हम इस वजह से रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो रीजन के साथ क्वालिफाई करो, कभी भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड रिपोर्ट दो। एक्सेप्शन रिपोर्ट, आरबीआई को एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी होती है। जैसे आरबीआई को एक्सेप्शन कब देनी है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि ना उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, किसी कंपनी को एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या कोई भी ऐसी गलती कर दी जो हाँ आपको गलती नहीं करनी, मतलब एनबीएफसी ने कोई भी ऐसी गलती कर दी, तो आरबीआई को एक एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो इसका एक क्वेश्चन तो जनरली आता है, बेसिक क्वेश्चन आया है, 2 बार आया है एग्जाम में, कि फाइनेंशियल इनकम 50% ज्यादा है, टोटल एसेट भी 50%, मतलब फाइनेंशियल एसेट भी 50% ज्यादा है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन की, अपने पढ़ा डीम्ड एनबीएफसी 50% ज्यादा एसेट है, फाइनेंशियल एसेट 50% ज्यादा फाइनेंशियल इनकम है, तो डीम्ड एनबीएफसी कहलाएगा। डीम्ड एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रेशन लेना, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आरबीआई को एक्सेप्शन रिपोर्ट हमको देनी पड़ जाएगी, तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है। तो आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट कब कब देनी है? जब किसी भी एनबीएफसी ने इन तीनों से कंप्लाई ना करा हो, इन तीनों से कंप्लाई ना करा हो। चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट का एक ये एक्ट है डायरेक्शन 2016, ये याद मत करो डायरेक्शन 2016, मतलब मैं भी जनरली तुम्हारी जगह होता याद नहीं करता, मतलब ईयर याद हो जाए तो कर लो, ऐसा कुछ है नहीं, ये भी 2016 है, ये भी 2016 है, ऐसा कुछ है नहीं, पर गलत मत लिख के आना, मेरे को दिक्कत वो है तुम गलत लिख के आगे ना तो लग जाएंगे, बाकी ईयर याद नहीं हो रहा तो छोड़ दो। बाकी कभी भी अगर कोई भी एनबीएफसी इनको कॉन्ट्रावेन कर जाए, इन वाले में इनके अंदर जो एक्ट और जो भी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस और सर्कुलर और एक्ट, इनको कभी भी कॉन्ट्रावेन करेगा तो आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को, कि चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट अगर उसने कॉन्ट्रावेन कर दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन उसने कॉन्ट्रावेन कर दिया, या फिर एनएसआई एनडी नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, उसका भी कोई डायरेक्शन अगर उसने कॉन्ट्रावेन कर दिया, उसका भी कोई डायरेक्शन उसने कॉन्ट्रावेन कर दिया, या ठीक है, या फिर एनएसआईएनडी या फिर एनएसआईएनडी, अरे यहाँ पे तीनों आ गए कुल मिला के, एनएसआईएनडी का एक अलग दे रखा है, प्लस एसआईएनडी, प्लस एक डी डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, ये तीनों आ गए यहाँ पे। तो इनके डायरेक्शन 2016 किसी का भी कॉन्ट्रावेंट है, चैप्टर 3B
चैप्टर 3B डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। चैप्टर 3B पब्लिक डिपॉजिट और नॉन पब्लिक नॉन डिपॉजिट। तो इनमें से तीन का किसका भी कॉन्ट्राविन करा है तो अपन को आरबीआई रिपोर्ट करना है। पर ये बात ध्यान रखना, ऑडिटर को हमेशा कोई कॉन्ट्राविन करा है, कॉन्ट्राविन तो ही रिपोर्ट करना है। कंप्लाई क्या क्या करा है, मतलब क्या क्या सही है वो नहीं बताना कि ये कंप्लाई करा, वो मत बताओ। ये जो एक्सेप्शन है ना कॉन्ट्राविन वाले, वो ही बताओ यार। जो भी अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट हो केवल वो ही बताने, रिपोर्ट ओनली द कॉन्ट्रावेंशन। क्या क्या उसने कंप्लाई करा है वो नहीं बताना, नॉट। और किसको बताने हैं ये, वही रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, आरबीआई का ऑफ होता है ये, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। कारो के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं तो इसको मैं वापस नहीं बताऊंगा। कारो 2020 के अंदर अपन क्लोज थे ना कि लोन कभी भी देता है तो लोन किसको दिया है, कोई लोन रीपे करा नहीं करा है, आपने ग्रुप कंपनी को लोन कितना दिया है, 90 डेज के अंदर रीपे वगैरह करा है नहीं करा है, अगर उसमें सामने वाला बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ अपन ने स्टेप लिया अप्रोप्रिएट। तो कारो के क्लोजेज है ये, क्लोजेज किसके, कारो के क्लोजेज है। तो ये कारो के क्लोजेज तो कारो के अंदर पढ़े थे ना यार अपन ने, वो कारो के अंदर वापस क्यों ना पढ़ेंगे ये। तो ये वाले कारो के क्लोजेस है भाई, ये यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे वापस से। ये कारो के अंदर अपन पढ़ चुके हैं ना। एक तो ये था कि लोन वाला क्लोज था इसके ऊपर कि ये लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी कितनी आपने ग्रुप कंपनी में दी है, कितनी नॉन ग्रुप कंपनी में दी है, आपने टर्म एंड कंडीशन क्या लगाया था कि सामने वाला पे करने के लिए, वो प्री जुडिशियल तो नहीं था कंपनी के लिए, कि आपने शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट आपने तय कर रखा था ना, अगर किसी भी कोई भी ओवर ड्यू हुआ है 90 डेज से ज़्यादा तो आपने रीजनेबल स्टेप लिए उससे लोन लेने के लिए, तो ये कारो रिपोर्टिंग लगेगी ना उसके ऊपर, एनबीएफसी पे भी। वही बैंक के ऊपर कारो नहीं लगता, पर एनबीएफसी पे कारो लगता है, ध्यान रखना। बैंक का तो उसका एक्सेप्शन था आईबी कॉप्स, अपन ने पढ़ा था। कारो के अंदर किस पे नहीं लगता, आईबी कॉप्स, आई से इंश्योरेंस, बी से बैंकिंग, पर एनबीएफसी एक्सेप्शन नहीं था, तो एनबीएफसी पे तो कारो लगेगा, तो कारो रिपोर्टिंग इस पे भी लगने वाली है। तो क्या लोन रीपेबल ऑन डिमांड है क्या, ऐसा कुछ, तो ये सब अपन को देखना पड़ेगा। देखना क्या मतलब वहाँ पे पढ़ लेंगे अपन। और एक और ये अपन ने पढ़ा था कि कंपनी ने अगर कोई एनबीएफसी 45 आई के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या, 45 आई एनबीएफसी के लिए होता है क्या, एनबीएफसी के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या, और अगर है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन क्या उसने ले रखा है क्या, एनबीएफसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या सीआईसी है क्या, कोई भी ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा सीआईसी है क्या, और सीआईसी क्या अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या, अभी भी सीआईसी है क्या वो, ठीक है ना सर। तो ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कारो के अंदर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आरबीआई को अपर लेयर में नहीं गई है तो आप किधर क्लासीफाई करोगे इसको। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भाई तुमको याद आ रहा हो, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का कोर बिजनेस का डीलर हूँ, कोर बिजनेस का डीलर हूँ। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस का, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वहाँ पे आ गई, ये आ गई मिड लेयर का, ये क्या भाई मिडल लेयर का। और कारों में क्या रिपोर्टिंग करनी है भाई, कारों के अंदर वही रिपोर्टिंग करनी है मैंने जो पढ़ा कि उसका वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और क्या वो ईयर एंड पे भी क्या था ये, ईयर एंड पे भी वो उसको सर्टिफिकेट को होल्ड करने की औकात रखती है नहीं रखती है, ये वाला क्या उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लिया है क्या उसने, वो वाली ये दोनों चीज़ उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है क्या, इसको बताना पड़ेगा। इन डेज भी लगते हैं एनबीएफसी पे, बैंक पे इन डेज भी नहीं लगते थे, अपन को पता उस पर डेफर होते जा रहे। तो इन डेज जनरली कब लगे थे, 1 अप्रैल 2018 से लगे थे जिसकी एनबीएफसी की टर्नओवर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो। 2019 से लगे थे जिसकी एनबीएफसी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा हो, 250 और 500 करोड़ 2019 2018। और नेटवर्थ किसकी देखनी है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और या फिर अगर ग्रुप एक बार किसी पे लग गए तो ग्रुप कंपनी पे भी लग जाएंगे, पूरी की पूरी आप पे लगे तो आपकी होल्डिंग सब्सिडी वगैरह सब पे लग जाने वाले, इंडिया सब पे लगने वाले। प्लस अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हो, या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हो तो भी आप पे इंडेस लग जाते हैं। ये तो इंडेस एप्लीकेबिलिटी में क्या पढ़ा रहा हूँ तुमको आता होगा, तुम ज़्यादा पढ़ा हुआ है एफआर के अंदर, लिस्टेड या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हो तो भी आप पे लग जाते हैं इंडेस। शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के बीच में क्या डिफरेंस है भाई, जो अपने कंपनीज एक्ट वाले शेड्यूल होते हैं, तो ये डिवीजन 2 मतलब दोनों है तो शेड्यूल 3, सॉरी दोनों है तो शेड्यूल 3 ही। तो शेड्यूल 3 के दो पार्ट होते हैं, शेड्यूल डिवीजन 1 डिवीजन 2 और डिवीजन 3। क्या भाई, शेड्यूल 3 के दो पार्ट होते हैं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2, सॉरी डिवीजन 2 और डिवीजन 3, गलत बोल गया। शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 और डिवीजन 3 ये दो पार्ट होते हैं ना, एक लगता है एनबीएफसी पे, एक लगता है रिमेनिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एक किस पे लगता है, एनबीएफसी पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, तो यहाँ पे डिवीजन 2 लगेगा। और अगर अदर देन एनबीएफसी बनाने हैं तो ये शेड्यूल 3 लगेगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे देखना है डिवीजन 2, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, ये डिवीजन 2 जो लगता है ना ये लगता है नॉर्मल कंपनी पे, किस पे, नॉर्मल कंपनी पे। डिवीजन 3 लगता है एनबीएफसी पे, डिवीजन 3 लगता है एनबीएफसी पे। लिख लो यहाँ पे, तुमको कंफ्यूजन रहेगा मेरे को भी।
हाँ, शेड्यूल 3 में डिवीजन 2 और डिवीजन 3, डिवीजन 2 लगता है नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिवीजन 3 लगता है एनबीएफसी पे। तो अब भाई इन दोनों में जो भी है डिवीजन 2 डिवीजन 3 में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आया हुआ है भाई, दो एक बार आया हुआ है इसका एग्जाम में क्वेश्चन। तो भाई कुछ नहीं, बहुत बेसिक डिफरेंस है। लिक्विडिटी बेसिस पे एक तो बना सकता है, एनबीएफसी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लिक्विडिटी बेसिस बना सकते हैं। मैंने क्या पढ़ा हुआ है, अपन ने नॉर्मल क्या पढ़ा हुआ है शेड्यूल 3 वगैरह के अंदर, अपन जो नॉर्मल कंपनी का पढ़ते हैं कि ऊपर नॉन करंट एसेट आएगी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी आएगी, सब कुछ फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है, पहले फाइनेंशियल एसेट आएगी, फिक्स एसेट आएगी, पीपी आएगा, वो सब पूरा एक फिक्स फॉर्मेट है। पर इसके अंदर इसको ऑप्शन दे रखा है कि आप जो लिक्विडिटी का ऑर्डर है, आपकी जो असेट पहले लिक्विड हो जाएगी, जो असेट पहले लिक्विड हो जाएगी, उस लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप क्लासिफाई कर सकते हो, वैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। अदर एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा हुआ है नॉर्मल धंधे के हिसाब से 1% ऑफ टर्नओवर, 1% ऑफ टर्नओवर या फिर 10 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन आ गई, मतलब कोई भी 1% ऑफ टोटल इनकम या फिर 10 लाख विच एवर इज हायर, तो ये अगर अमाउंट आ रहा है आपका, ये वाला अमाउंट आ रहा है, तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको, अदर एक्सपेंस को, अदर इनकम को। आप किसी अदर एक्सपेंस अदर इनकम में मर्ज नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है ये। कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर जो एक्सीड हो जाएगा 1% ऑफ रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर, तो उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यही एनबीएफसी के केस के अंदर केवल 1% ऑफ टोटल इनकम है, यहाँ पे 10 लाख की कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, यहाँ पे 10 लाख की कोई लिमिट लगाई नहीं रखी है। तो 1% ऑफ टोटल इनकम अगर हो गया तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एलएलपी रिसीवेबल, अगर आप एलएलपी हो, बीइंग एन एनबीएफसी आप एक एलएलपी हो, तो आपके ना रिसीवेबल के अंदर ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी इन विच डायरेक्टर इज ए पार्टनर, मतलब कोई भी अपना डायरेक्टर, मतलब किसी भी, सॉरी यहाँ पे था कि कोई भी आपने एलएलपी से ड्यू है, आपका पैसा कोई भी एलएलपी से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर से आपका पैसा, आप एनबीएफसी हो, आप एनबीएफसी हो और सामने किसी एलएलपी से आपको पैसा मांगते हो, आप किसी एलएलपी से पैसा मांगते हो, पर इस एलएलपी में अपना एक डायरेक्टर है ना, अपना एक डायरेक्टर, वो अपना डायरेक्टर इस एलएलपी में पार्टनर भी है, अपना डायरेक्टर इस एलएलपी में पार्टनर भी है, मतलब ये दोनों एक तरह से रिलेटेड हो गए। एलएलपी में अपना ये जो पार्टनर है एलएलपी का, वो अपना डायरेक्टर भी है और अपन एलएलपी से पैसा मांगते हैं, तो उससे कितना ऐसा पैसा मांगते हैं अपन जिस एलएलपी में अपना डायरेक्टर पार्टनर है उनका, ठीक है। ओसीआई वो नहीं होता कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला, अपन जो शो करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो अपन पीएनएल के जस्ट नीचे एक सेपरेट अकाउंट अपन बनाते हैं, डब्बा सा एक बनाते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, तो उसके अंदर ना अपन जनरली तो वो एक अलग से बनाते हैं नॉर्मल वाले के अंदर, पर इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, उसी के अंदर ओसीआई डाल देते हैं, उसी के अंदर ओसीआई डाल देते हैं। बाकी तो अपन ओसीआई को एक सेपरेट बनाते हैं पीएनएल के बाद, पर इसके अंदर जो एनबीएफसी है उसके अंदर उसी के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पीएनएल के फेस पे देते हैं, पूरा का पूरा पीएनएल के अंदर ही देते हैं। क्रेडिट इंपेयर ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कितने ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट इंपेयर हो चुके हैं जो आने की बहुत कम चांसेस है, उसको सेपरेटली शो करो कि भाई इन पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये पैसा शायद नहीं मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल का। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी रिजर्व जिसपे डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हो, रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैच टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व, कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। तो अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़े भाई, अपन 6 पॉइंट पढ़े। लिक्विडिटी बेसिस पे क्या पढ़ा, तो लिक्विडिटी बेसिस पे अदर इनकम एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर इनकम एक्सपेंडिचर, अदर इनकम एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर इनकम एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर इनकम एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर इनकम एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर इनकम एक्सपेंडिचर, ये 2 पॉइंट यहाँ पे अलग से पढ़े। फिर अपन एलएलपी से कितना पैसा मांगते हैं, एलएलपी से कितना पैसा मांगते हैं, ओसीआई ट्रेड रिसीवेबल इंपेयर हो गए, ओसीआई क्रेडिट रिसीवेबल इंपेयर हो गए, ओसीआई क्रेडिट रिसीवेबल इंपेयर हो गए, ओसीआई क्रेडिट रिसीवेबल इंपेयर हो गए, और एक स्टैट्यूटरी से, और एक स्टैट्यूटरी। लिक्विडिटी अदर एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी अदर एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी के हिसाब से शो करना है, अदर एक्सपेंडिचर कोई 1% वाला को शो करना है, वो अपन ने पढ़ लिया। ट्रेड रिसीवेबल कितना अपन, ट्रेड रिसीवेबल एक तो हो गया कि एलएलपी से कितना मांगते हैं, प्लस ट्रेड रिसीवेबल एक इंपेयर कितना है, 2 पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल का, एलएलपी से कितना मांगते हो, ट्रेड रिसीवेबल इंपेयर कितने हो गए, और एक ओसीआई वाला पॉइंट और एक स्टैट्यूटरी से वाला पॉइंट। पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर ऊपर करते हैं। ये देखो कि अदर एक्सपेंडिचर को अपन ने शो कर रखा है, एक अदर एक्सपेंडिचर के अंदर एक अमाउंट है मेन पावर, ये दे रखा है पीएनएल। अब ये बोला कि अदर एक्सपेंडिचर यहाँ पे शो कर रखा है कहीं पे, उस अदर एक्सपेंडिचर में एक अमाउंट है मेन पावर आउटसोर्स का जो 99 करोड़ है। तो भाई ना ये बोला कि शेड्यूल डिवीजन 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डिवीजन 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है नहीं कर रहा। डिवीजन 3 में अपने अभी वो पढ़ा ना 1% वाला, तो 1% ऑफ टर्नओवर कितना होता है, 1% ऑफ टर्नओवर ये होता है 100 करोड़। तो क्या ये 99 करोड़ बड़ा है क्या 100 से, नहीं है ना, तो छोटा है ना, तो ठीक है, मतलब अदर एक्सपेंडिचर में आप शो कर सकते हो। अगर ये होता है 101 करोड़ तो भाई आप इसको सेपरेटली शो करना था, आपको इसको आपको अदर एक्सपेंडिचर में मर्ज करके नहीं शो करना। हो गया। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये इसका कि भाई आपने ना जो क्रेडिट रेटिंग थी पहले डी से A4 हो गई, मतलब क्रेडिट रेटिंग आपकी गिर गई, आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई, कट डाउन टू डी,
गई है A4 से, A4 से D हो गई है, आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई, तो अब क्या करना है, तो वही भाई क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से लोन लेते हो आप, डिपॉजिट ले सकते हो, तो आपको वही देखना है कि भाई क्रेडिट रेटिंग और डिपॉजिट आपस में इंटरलिंक है, आपस में इंटरलिंक है क्रेडिट रेटिंग। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई तो आपकी जो डिपॉजिट लेने की औकात है, कैपेसिटी, वो भी गिर जाएगी। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई, अपग्रेड डाउनग्रेड हुई, तो पब्लिक डिपॉजिट मिल जाएगी। दोनों के दोनों इंटरलिंक है, दोनों के दोनों बिल्कुल पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट है, दोनों के दोनों इंटरलिंक है। अगर क्रेडिट रेटिंग गिरी बढ़ी तो उसके हिसाब से आपकी अपग्रेड डाउनग्रेड हो जाएगी पब्लिक डिपॉजिट लेने की औकात। तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गई तो आपको है ना एक्सेस क्रेडिट को रेगुलराइज करना है। एक्सेस क्रेडिट को रेगुलराइज करना कैसे, नई डिपॉजिट लेना बंद करो, नई डिपॉजिट लेना बंद करो, पर जो एक्जिस्टिंग डिपॉजिट है, एक तो नई डिपॉजिट लेना बंद करो, पर जो एक्जिस्टिंग डिपॉजिट है उसको तो मैच्योरिटी तक चलाओ, उसको तो मैच्योरिटी तक चलाओ जब तक वो डिपॉजिट की मैच्योरिटी ना आ जाती। नई डिपॉजिट मत लो, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को मैच्योरिटी तक चलाओ, पर एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को रिन्यू मत करो जब तक सामने वाला बोल ना दे, जब तक सामने वाला बोल ना दे। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को रिन्यू मत करो जब तक सामने वाला बोल ना दे। एक तो फ्रेश डिपॉजिट मत लो, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को आप मैच्योरिटी तक चलाओ, और जो मैच्योर हो चुकी है ना डिपॉजिट उसको रिन्यू मत करो जब तक सामने वाला वॉलंटरी कंसेंट ना दे दे। ये 3 पॉइंट। प्लस ऐसा कुछ भी हो जाए आपको, मतलब डिपॉजिट की रेटिंग आपकी गिर गई, तो 15 दिन के अंदर अंदर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को आपको बताना पड़ेगा, नॉन बैंकिंग सुपरविजन वाला, तो उसको आपको बताना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो आपकी जैसी क्रेडिट रेटिंग बनी, दोनों आपस में लिंक है, अगर अपग्रेड डाउनग्रेड आपकी करनी पड़ेगी क्रेडिट रेटिंग, तो आज जैसे डाउनग्रेड हुई है आपकी, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग नई डिपॉजिट तो लेनी नहीं है, जो पुरानी डिपॉजिट है उसको मैच्योरिटी से आप चलाते रहो, और पर पुरानी डिपॉजिट मैच्योरिटी तक चलाते रहो, उसको रिन्यू तभी करोगे जब तक उसका वॉलंटरी कंसेंट आ जाए, और ऐसा कुछ भी हो जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को बताना है, रीजनल ऑफिस को। ठीक है सर। तो सर अपना ये चैप्टर हो चुका है। अब ये नोट्स ना मैं नॉट श्योर, बट शायद मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं। मैं क्या टेलीग्राम चैनल मतलब देखो, हाँ मैं गाइड अभी है, तुमको श्योर तो नहीं कर सकता मैं, पर हाँ मैं कुछ कुछ नोट्स दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, कभी कभार कोई कोई चैप्टर के मैं उठा के दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दे दूंगा। मैं कुछ कुछ चैप्टर के नोट्स दे देता हूँ, इस चैप्टर के दूंगा नहीं दूंगा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखो हाँ ठीक है, पर अब कुछ कुछ चैप्टर के मैं बीच में दे देता हूँ, जाके बच्चों की ज़्यादा डिमांड आती है कि इस चैप्टर को लेके, तो वो वाले मैं चैप्टर दे देता हूँ कि हाँ ठीक है इसकी ज़्यादा डिमांड है, तो वो चैप्टर मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो अगर तुमको देख लेना, वहाँ पे मैं जो डालू अभी तुम कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो बच्चों की डिमांड है, उस हिसाब से वो चैप्टर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे फ्री में, कुछ कुछ डाल देता हूँ, 2-4 चैप्टर, ठीक है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, बिल्कुल 100% फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, और कुछ भी इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्लस बुक आपने मैंने देख ही ली होगी, ओनली 550 पेजेस के अंदर सब कुछ कवर है भाई। क्वेश्चन तुमने चार्ट फॉर्मेट वगैरह, टेबलर फॉर्मेट, कलरफुल हाइट सब तुमने देख ही रखा है। मैं क्या ही बोलूँ उसके अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। प्लस आप जब भी अगर परचेस कर रहे हो तो इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो है बुक की, वो वीडियो देखना मत भूलना, वो वीडियो देखना मत भूलना कि इस बुक के क्या फीचर्स है, वो याद रख के देखना, उसके भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है सर, चलो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं जल्दी, टाटा।